अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, अगर आपको अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करना है, स्टेज पे बात करना है, लोगों को इम्प्रेस करना है, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी ही चाहिए। और पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, उसके सीक्रेट क्या क्या हो सकते हैं, ये मैंने इस मास्टर क्लास में शेयर किए हैं। आपका कोई भी डाउट रिगार्डिंग कैसे स्टेज पे जाना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बात करनी है, कैसे घर पे प्रैक्टिस करनी है, हर पॉइंट को मैंने इस मास्टर क्लास में, इस 1.5 से 2 घंटे के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। जब मैं बात कर रहा था तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, जब मैं एक अपना वर्कशॉप लगा मैं इसको रिकॉर्ड किया है, और मैं सेम रिकॉर्डिंग आपके सामने रखना चाहूँगा। तो अगर आपको स्टेज पर बात करनी है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने स्पीच एंजाइटी को हैंडल करना है, स्टेज का फियर ओवरकम करना है, तो दिस मास्टर क्लास इज ओनली फॉर यू। स्टार्ट करते हैं हमारे मास्टर क्लास। Today we'll discuss about the anchoring and public speaking, where I will teach you some secrets, some tools where you can help yourself to speak better in any stage. जब आप वन टू वन कॉन्वर्सेशन करते हैं, जहां पर आप बहुत अच्छे से बोल पाते हो, पर जब आप लोगों के सामने जाते हो तो आप अच्छे से नहीं बोल पाते हो, तो जो आपके अंदर का जो फियर है उसको हम आज ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो वर्कशॉप है उसका नाम है एंकरिंग वर्कशॉप एंड पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप। तो कुछ मेरे सामने कुछ आपके लिए रूल्स है जो हम बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि आप सबका अगर मोबाइल अभी ऑन है तो प्लीज उसको साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि आप फुल फोकस करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद आपके पास अगर नोटबुक है तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग सम नोट्स, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर। वाई यू शुड लिसन टू मी टुडे, क्योंकि मेरा इस फील्ड में 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने मोर देन 25 कंट्री के क्लाइंट से अभी तक मैंने इनको सिखाया है। एट द सेम टाइम हमारे पास जो लोग आते हैं उनको स्टैमरिंग मतलब हकलाने का इशू रहता है उनको। जब मैं उनके साथ डील करता हूं तो वो लोग वो होते हैं जो बहुत ही वर्स्ट केस में स्टैमर करते हैं। जैसे आपके केस में बहुत अच्छा बोलते हैं, पर उनके केस में वो बहुत ज्यादा स्टैमर करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है, पर आप उनसे एक लेवल आगे हैं। तो अगर मैं उनके साथ डील कर सकता हूं तो मैं आपके साथ भी अच्छे से डील कर ही पाऊंगा। और जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास भी उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना वो हमारे एकेडमी में मिलता है। तो इसलिए आपको जो मैं सिखाने वाला हूँ ये भले ही आपके लिए फ्री है, मास्टर क्लास या वर्कशॉप बोल सकते हैं, पर मैं या कोई भी कोच जो मेरे लेवल का है उसके लिए लैक्स ऑफ रुपीज चार्ज करता है या थाउजेंड्स ऑफ डॉलर चार्ज कर सकता है। सो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप इस वर्कशॉप में जो अटेंड करने वाले हैं वो बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है जो मैं आपके साथ डिलीवर करने वाला हूँ। सो इज इट ओके फॉर एवरीवन? शुड वी स्टार्ट? ओके, थैंक यू। सो ट्रीट दिस सेशन वेरी सीरियसली। नोटबुक पेन आपके पास है ना, ये तो मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं नोटबुक के लिए, और मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। और ये हम मैक्सिमम 1.5 घंटे के लिए करने वाले। ओके, डन। सो प्लीज रिस्पेक्ट ऑफ फ्लो, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन। आपके लिए डाउट सेशन अलग से रखे जाएंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम इन एंकरिंग। प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके। सबसे पहले यहां पर मैं कुछ लिखना चाहूंगा। ये आप है, प्लीज फोकस हियर, ये आप है। अब आप जब अकेले बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है पर अकेले में, तो आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे, कोई नहीं आपको देखने के लिए, तो यू आर ऑलरेडी अ पब्लिक स्पीकर इनसाइड। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन वी ऐड समवन इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज अ प्रॉब्लम। इट्स लाइक अ वन टू वन कॉन्वर्सेशन, जहां पर आप कंफर्टेबली घर वालों से, फ्रेंड से बात तो कर लेते हैं, पर जब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पर्सन को ऐड करता हूं, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रुप डिस्कशन, तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। वहां पर आप अटकना शुरू करते हैं, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और जैसे मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लोगों को ऐड करना शुरू करता हूं, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, और आपका फिर कॉन्फिडेंस कम होने के कारण आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते जैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे आप अकेले हैं। सो द रियल प्रॉब्लम इज नॉट अ ऑडियंस, द रियल प्रॉब्लम इज यू। You don't have a skill to speak publicly. So that's a real problem. I think you got to my first point. So this is not a problem. Problem is not an audience. The problem is you. You don't have a skill to speak better. And today in the workshop, we'll discuss about how to create those skills. So we'll focus more on the skills part today. I think the first part is very clear. So your main problem is you, not the audience.
अगर आपके सामने 1 लाख भी ऑडियंस हो फिर भी आप वहां पर फ्लुएंट ही बोलेंगे, ये मेरी गारंटी, वी फॉलो ऑल दिस प्रोसेस। पर अगर आपने खुद के ऊपर काम नहीं किया तो शायद आपको कोई जानेगा नहीं। आप जिस फील्ड में काम करते हैं, जैसे यहाँ पर बच्चे हैं, आप लोग मैनेजर है शायद, तो जब आप अपने कंपनी में जाते हैं तो आपको बोलना पड़ता है, और आप जितना इफेक्टिवली वहां पर बोलेंगे उतना लोग आपको जानने लगेंगे, उतना आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपके पैसे में आपको इंक्रीमेंट नोटिस होगा। इट्स ऑल अबाउट द स्टेटस। सो पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट अ ऑर्डिनरी स्किल, इट्स अ वेरी हाई पेइंग स्किल जो आपको जरूर सीखनी चाहिए। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट नाउ। सो पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल एंड इट्स अ मस्ट स्किल जो आप सबके अंदर होना चाहिए। नाउ टुडे विल डिस्कस द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पहला हम सीखेंगे माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। बहुत बार लोग अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी अपना हाथ ऊपर नहीं उठाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, आपको लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, पर आपके अंदर से वो डर है जो आपके हाथ ऊपर उठाने नहीं देता है। तो माइंडसेट को हम जानेंगे कैसे वो ठीक हो सकता है। सेकंड इज इसका हैंडलिंग परफॉर्मेंस प्रेशर। होता यह है कि जब आप एक्चुअली स्टेज पर, जैसे अगर एग्जांपल के लिए आप मेरे सामने आ गए यहाँ पर और मैं वहां पे बैठ जाता हूँ, तो आप यहाँ पर जब खड़े रहते हो तो आपके अंदर एक हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, आपका ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। तो हाउ यू कैन हैंडल सच अ परफॉर्मेंस प्रेशर जहां पर आपका हार्ट बीट तेज होने लगता है। थर्ड विल डिस्कस अबाउट द परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज, कि कैसे यहाँ पर खड़ा रहना चाहिए, कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपके वर्ड्स को कंट्रोल करना चाहिए। फोर्थ विल डिस्कस अबाउट द वॉइस क्लैरिटी एंड द वर्ड क्लैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके हाथ में माइक आता है तो आप ततर पतर नहीं बोल सकते, आपको क्लियर बोलना पड़ेगा, और वो क्लैरिटी के लिए आपके वर्ड्स में क्लैरिटी होनी ही चाहिए। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो यू कैन नोटिस द क्लैरिटी हियर, बिकॉज मैंने इसके ऊपर काम किया है। माई बैकग्राउंड इज मराठी बट आई एम स्पीकिंग हिंदी, और लोगों को लगता है कि मैं हिंदी स्पीकर हूँ बचपन से, पर मैंने इसके ऊपर काम किया। तो हाउ यू कैन ऑल्सो मेक श्योर कि आप भी अच्छे से फ्लुएंट हिंदी एंड इंग्लिश बोल सकेंगे, हम इसके ऊपर भी बात कर पाएंगे। द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द इन्फ्लुएंस वर्ड। आप जब आप स्टेज पर जाते हैं तो लोग आपको फॉलो करने चाहिए, आप कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर सकते, आप कैसे मैग्नेट बन सकते हैं आपकी इंडस्ट्री में, वो हम आज डिस्कस करने वाले। सो वी हैव टोटल 5 अप्रोचेस, आप लिख सकते हैं नोटबुक में। द फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द माइंडसेट। So mindset we can say as a direction. Yeah, it will help you with the direction, the right direction in your life. Second, we'll discuss about the performance or the pressure. Performance pressure. Third, we'll discuss about the presence. How you can make your presence more powerful than anyone. Fourth is the I can say enhance. How you can enhance your speaking skills. I think you can see the last part also. It's an influence. Last part is influence. So start writing. First is the mindset, which help you with the direction. Second is the pressure handling, where you can feel the breathing change and hypertension and anxiety, how you can handle. Third is the presence, how you can make your presence much better than any person in the room. Fourth is the enhance, how you can make your words more enhanced, more clear, so that no one will match your clarity. And the last is the influence, how you can influence anyone in the world, because influence is a new, I can say, the business now. If you can influence any person, he will follow and he can pay money to teach something to them, right? जैसे मैं करता हूँ, मेरा काम है सिखाना और मुझे उसके पैसे मिलते हैं. So done writing? Okay. इनकेस आपको कोई भी बीच में डाउट आता है regarding anything, so you can just raise hand. Don't ask in between, just raise hand. When we have time, we will have the discussion. So हम इसको भी क्लोज करते हैं इस पार्ट को. So जो लोग लेट आए हैं, मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, प्लीज फोकस हियर. द प्रॉब्लम इज नॉट अ ऑडियंस, द प्रॉब्लम इज यू, क्योंकि आपके पास वो स्किल नहीं है. जब एक पर्सन स्टेज पे बात करता है तो उसके पास वो स्किल है, उसको पता है कि कैसे हैंडल करना है, प्रेशर हैंडल करना है, जो आपके पास नहीं है. नाउ फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द राइट माइंडसेट. एक सही माइंडसेट पब्लिक स्पीकर का कैसा होना चाहिए, जो शायद आपका भी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप हर एक पर्सन एक पब्लिक स्पीकर है अंदर से, क्योंकि वो अकेले अच्छे से बोलता है पर स्टेज पर लोगों के सामने अच्छा नहीं बोल पाता. तो माइंडसेट कैसा रखना है आपको, यहां पर हम बात करने वाले हैं.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कौन है जो हमें रोकता है, वो कौन है जो हमें डर दिखाता है? वो है आपका माइंड। माइंड के अंदर आपकी कुछ मेमोरीज है, बचपन की कुछ मेमोरीज है आपके। बचपन से आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो शायद आपको रोकता है आज आगे बढ़ने से। कुछ गिल्ट आपके अंदर है जो आपके अंदर का प्रेशर ज्यादा बढ़ाता है। कुछ मेमोरी ऐसी है जहां पर आपने फर्स्ट टाइम कभी स्टेज पर जाने की कोशिश की, वहां पर लोगों ने आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, लोग शायद आपके ऊपर हंसने लगे थे, और वो गिल्ट लेकर आप आज भी इस लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम हो सकता है आपका मेमोरी। वहां से आता है आपका फियर कि मैंने इसके पहले ट्राई तो किया था पर मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाया। सो फर्स्ट इज द पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम वेयर यू गेट अ गिल्ट फीलिंग। तो पास्ट एक्सपीरियंस में क्या मिलता है? एक गिल्टी फीलिंग मिलती है कि शायद मैं वापस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ट्राई किया और मुझसे नहीं हो पाया। तो फर्स्ट माइंडसेट प्रॉब्लम वी हैव इज अ पास्ट एक्सपीरियंस, जो हम कभी बदल नहीं सकते क्योंकि हमारा मेमोरी बन गया है वो। पर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे उसको हैंडल करना है आज। द सेकंड प्रॉब्लम वी हैव इज द फ्यूचर। हम हमेशा फ्यूचर में जीना चाहते हैं, हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम जब भी एंकरिंग, हम जब भी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करते हैं, हम ज्यादातर फ्यूचर में जाते हैं और ये सोचते हैं कि कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं अटक जाऊंगा तो लोग कैसा सोचेंगे मेरे बारे में, ये मुझसे नहीं होगा। जब आप फ्यूचर में जाते हैं तो आपके अंदर एक एंग्जाइटी आती है। तो फ्यूचर से आती है हमारे अंदर एंग्जाइटी प्रॉब्लम, और पास्ट से हमारे अंदर आता है गिल्ट प्रॉब्लम। और एक्चुअल सॉल्यूशन है माइंडसेट का प्रेजेंट में। जब आप अपने आप को प्रेजेंट में रखते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम, पर जब आप अपने आप को पास्ट और फ्यूचर में लेके जा रहे हैं देयर इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। सो माइंडसेट के दो प्रॉब्लम है, इट्स अ पास्ट प्रॉब्लम एंड द फ्यूचर प्रॉब्लम। फियर क्या होता है दोस्तों? फियर प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्टेज पर जाऊंगा, मैं स्टेज पर बोलूंगा, ये एक थॉट है। पर जब थॉट के साथ एक नेक्स्ट थॉट अटैच करते हैं जो डाउट का थॉट है कि पर कैसे होगा, नाउ इट हैज अ इमेजिनेशन विथ यू कि शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, अब लोग मेरे सामने हैं, मैं कैसे माइक पकड़ूंगा, मैं कैसे बोलूंगा, आप अटक जाएंगे। वो जो इमेजिनेशन आपके दिमाग में चल रहा है वो रियल प्रॉब्लम है। यू हैव टू हैंडल द इमेजिनेशन। द प्रॉब्लम इज नॉट अ पब्लिक स्पीकिंग, द प्रॉब्लम इज नॉट अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, द प्रॉब्लम इज द इमेजिनेशन। आपको इमेजिनेशन को सही करना पड़ेगा अपने। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं अटक जाऊंगा, थिंक अबाउट द नेक्स्ट न्यू ऑप्शन कि मैं अच्छा बोल रहा हूं वहां पर। When you start imagining yourself in a positive way, you can see the change in yourself. जब आप फ्यूचर को सही डायरेक्शन में देखते हैं तो आपका डायरेक्शन सही हो रहा है वहां पर। जब आप डायरेक्शन को गलत डायरेक्शन में नोटिस करते कि मैं शायद अटक सकता, तो आप वो ऑप्शन चूज करें जो शायद उसमें से एक है लाखों में से। एक ऑप्शन जहां पर आप अच्छा नहीं बोल पाएंगे, वो खाली ऑप्शन था, वहां पर एक चांस था, पर उसके अलावा आपके बहुत सारे और ऑप्शन थे जहां पर शायद आप अच्छा बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी अटकने की है, प्रोबेबिलिटी आप अच्छा नहीं बोलेंगे की है, पर प्रोबेबिलिटी वो भी है कि आप अच्छा बोल सकते हैं। आई थिंक आपने अगर कोई वो मूवी देखा होगा एवेंजर्स में, वो कहा गया कि वो बहुत सारे वो पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, शायद एक तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाया जाता है, वहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। आप उसी में जा रहे हैं बार बार, जहां पर आप हमेशा निगेटिव पॉसिबिलिटी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। तो रादर देन थिंकिंग अबाउट द निगेटिव वे, आई वांट यू टू स्टार्ट थिंकिंग टुडे एट लाइक अ पॉजिटिव वे। सो स्टार्ट थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे। अब आप पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं दोस्तों? इमेजिन कीजिए कि आपको चांस दिया गया है, आज आपकी मीटिंग है और आपको मीटिंग में बात करनी है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप उसके बारे में सोचते, स्टार्ट थिंकिंग कि मैं बोल पा रहा हूं, स्टार्ट थिंकिंग कि मैं अच्छा बोल रहा हूं, स्टार्ट थिंकिंग कि लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, रादर देन थिंकिंग कि मैं अटक जाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच जो आपको सही डायरेक्शन दे सकता है। If it is clear, just show me thumbs up. First is the direction, you got the point. So don't go in a past. अगर आप पास्ट में जाते हैं तो वहां से आप क्या कलेक्ट कर सकते हैं? It is experience. It is not a failure. Past will help you with the experience. Future will help you with the positive imagination. So focus. If you focus on the past, take it as an experience कि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। जब आपके पास एक बैड एक्सपीरियंस है तो नेक्स्ट बैड एक्सपीरियंस नहीं रहता है, नेक्स्ट आपका हमेशा गुड एक्सपीरियंस बनता है। और वो पहला एक्सपीरियंस कौन लेगा? वो आपको लेना पड़ेगा। और वो पहला एक्सपीरियंस लेते समय हमारे मन में एक वॉर चलता है, नहीं करना है, नहीं जा पाओगे, नहीं बोल पाओगे, लोग क्या कहेंगे, और वहां पर आपको उसको टैकल करना चाहिए। तो माइंडसेट इज नॉट अबाउट द वॉर बिटवीन यू एंड अदर पर्सन, माइंडसेट इज ऑल अबाउट वॉर बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। इट इज हैपनिंग
every day, every moment, every time, every second inside your mind. You have to tackle it. You have to make sure कि मैं हमेशा प्रेजेंट स्टेट में रहूं. You have to make sure कि मैं जब भी पास में जाता हूं मैं उसको एक्सपीरियंस की तरह कंसीडर करूं और जब मैं फ्यूचर में जा रहा मैं उसको पॉजिटिव इमेजिनेशन की तरह देखूं. This is the right direction you should have. So whatever you have as a current problem, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है. So I want you to think in this way today, from today onward, कि जब भी आपको लाइफ में चांस मिले बात करने का, प्लीज स्टार्ट टेकिंग एक्शन. टेक फर्स्ट स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमेशा डिफिकल्ट होती है लाइफ, जो इम्पॉसिबल लगती है, और उसके बाद सेकंड स्टेप हमेशा आपको सिंपल लगने वाली है. फर्स्ट टाइम आपका हार्ट बीट बहुत तेज होने वाला है. फर्स्ट टाइम आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स आएंगे, पर वो चांस आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत पीछे चले जाएंगे. जिनके पास पब्लिक स्पीकिंग का टैलेंट है वो बहुत आगे जाते हैं, और जिनके पास टैलेंट होने के बाद भी खाली पब्लिक स्पीकिंग नहीं, वो हमेशा पीछे रहेंगे. ये बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया जब वो जॉब करते हैं. आप अपनी इंडस्ट्री में नोटिस करते हैं कि आपके पास पब्लिक स्पीकिंग नहीं, इसलिए आप पीछे रहते हैं. तो आप बच्चे हो या आप एडल्ट हो, पब्लिक स्पीकिंग ये मस्ट स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, और एक सही डायरेक्शन के लिए आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना चाहिए. तो आई वॉन्ट यू टू रिपीट वन मोर टाइम. व्हेन यू गो इन द पास्ट, it creates a guilt, but consider it as an experience. When you focus on the future, it creates anxiety, but think in as a positive imagination. कि मैं अच्छा बोल सकता हूं. अब आपको आज से और इस मिनट से, इस मोमेंट से अपने न्यू माइंडसेट पर काम करना है. तो आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है आज कि जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरा हाथ सबसे पहले ऊपर जाना चाहिए, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो मेरा ऑफिस हो. जब भी कोई बोलेगा कि किसको बात करना है, योर हैंड शुड गो फर्स्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट द सेकंड थॉट. क्योंकि जब आप उस माइंड को टाइम देते हैं सोचने का, तो माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर में जा सकता है. सो टेक एक्शन विद इन 5 सेकंड. इट्स लाइक अ रॉकेट लॉन्च. 5 4 3 2 रेज हैंड. इट हेल्प्स यू अ लॉट. तो ये होना चाहिए आपका न्यू माइंडसेट. माइंडसेट इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन. माइंडसेट इज नॉट लाइक कि आपको बोलना है. The first step is just to raise hand. The first step to say yes to anchoring. The first step is to say yes to public speaking. जहां पे चांस मिलता है, just raise your hand. It helps you a lot in speaking. क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो बाकी का फिर कुछ. Clear? So this should be your new mindset. Remember my point. 5-second rule. 5 4 3 2 action. Before you count the 1, your hand should raise. आपको yes बोलना है. Without thinking, just start taking action. It helps you a lot in your life. So this is the right mindset concept. कोई डाउट यहाँ पर किसी को? No? 5 seconds. Because after, yeah. 5 seconds में और 10 हाथ ऊपर जाएंगे बाकी लोगों को. See, जब आप किसी को सुनते हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. बाकी लोगों को भी लगेगा. Yes, agree. पहला हाथ आपका ऊपर होना चाहिए. I am saying 5 4 3 2 1 because sometimes you are experienced person, but some people are not experienced in the public speaking. They take some time. That's why 5 4 3 2 1 is the best way to launch yourself. Otherwise, saying raise your hand before even someone else raise the hand is also good concept. But I am asking you to raise hand and count 5. No, it will not work like this. You have to handle your mind. Mind is very powerful. आप अपने माइंड के साथ ऐसे ट्रिक नहीं कर सकते. देखिए, अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप में से आज कौन यहाँ पर स्टेज पे आना चाहता है, नो वन रेज हैंड. दिमाग में है ही नहीं आपके वो, बट दिस पर्सन रेज हैंड, क्योंकि अब उसके कॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि 5 4 3 2 1 इज माय टेक्निक. तो बाकी लोगों ने अपॉर्चुनिटी लूज किया ना, लूज किया, पर उसने हैंड क्यों रेज किया? क्योंकि उसके पास वो 5 4 3 2 1 वाला टेक्निक है. वी रिमेंबर टेक्निक, वी रिमेंबर इंस्ट्रक्शन. वी डोंट रिमेंबर द थिंग्स जो शायद आप उसको टेक्निक के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. पीपल नो इंस्ट्रक्शन. आप मशीन हो, हम मशीन है, हम मशीन की तरह काम करते. अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा तो आप काम करते हैं, अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो आप काम नहीं करेंगे. इसलिए 5 4 3 2 1 इज अ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय साइड. भले आप कितने भी सुपर स्मार्ट हो, स्टिल जब वो सिचुएशन बनती है तो आपके हाथ ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका हाथ ऊपर था, क्योंकि वो कॉन्शियस है. अभी यू आर नॉट कॉन्शियस, यू आर रिलैक्स. There is a difference between relaxation and conscious state. You currently you are listening to me, but you are not completely listening to me. You are somewhere else also in between. Got it? But the person is conscious. That's why she is able to raise hand. ये बहुत बेसिक डिफरेंस है ह्यूमन में, और एक रेस है जो आपको समझना है. माइंडसेट
एक गेम है बहुत बड़ा जो आपको जीतने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए उसको. योर माइंड इज प्रोग्रामेबल, रिमेंबर दिस थिंग. आपका प्रोग्रामिंग बचपन से ऐसा हुआ है कि चलो कोई और हाथ ऊपर करेगा तो मैं हाथ ऊपर करूंगा, ये सब प्रोग्रामिंग हो चुका है. पर एक नया प्रोग्रामिंग बनाने के लिए आपको कॉन्शियस इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे आपको. दैट्स व्हाई द 5 4 3 2 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. आप 5 बोलने के साथ हाथ ऊपर कर सकते हैं, दैट्स आल्सो इंस्ट्रक्शन. पर टिल 1 यू हैव अ टाइम, वो एक सफिशिएंट टाइम होता है किसी को हाथ ऊपर करने का. आई थिंक यू गॉट द आंसर. थैंक यू. सो दिस इज द माइंडसेट जो आपको मैंने क्लियर किया अभी. अब यहां पर किसको डाउट है माइंडसेट में? सब क्लियर है? आज के बाद आपको क्लियर है क्या टेक्निक फॉलो करनी है? इट्स अ 5 4 3 2 1 एंड जस्ट रेज योर हैंड. गॉट इट? यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन. ब्रेन वर्क्स विद द इंस्ट्रक्शन. आपका जो माइंड है ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन आप उसके पास ऑलरेडी बचपन के है. अगर आप एक नया माइंडसेट बनाना चाहते तो उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज काम नहीं करेगा वो. क्योंकि जब आप डीप डाउन जाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो उसको हमेशा वही मिलता है जो बचपन से आपको सिखाया गया है. जो चीज रिपीट हुई है वही आपकी आदत में है, और अगर आपको अपनी आदत को बदलना है तो आपको उसको एक्शन देने पड़ेंगे. सो 5 4 3 2 1 इज अ कॉन्शियस एक्शन. व्हेन यू रिपीट इट, इट बिकम्स योर सबकॉन्शियस एक्शन. और जब आप डीप डाउन खुद को देखते तो हमेशा आपका हाथ ऊपर जाएगा क्योंकि आपके पास वो इंस्ट्रक्शन है. इट्स अ माइंडसेट. क्लियर? सो माइंड इज वेरी पावरफुल, सो डोंट ट्रिक योर माइंड. आपको माइंड को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए बस, एंड माइंड विल फॉलो यू. कोई डाउट यहाँ पर माइंडसेट में? बोरिंग लग रहा है या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. कुछ नया सीख रहे हैं आज? बिल्कुल. वर्थ इट लग रहा है जो यहाँ पर रुकना बैठना. नेक्स्ट विल डिस्कस द परफॉर्मेंस प्रेशर. नाउ यू गॉट द आइडिया अबाउट द डायरेक्शन. आपको एक डायरेक्शन पता चल गई है कि आज के बाद डायरेक्शन आपका क्या होना चाहिए? पब्लिक स्पीकिंग. क्योंकि मैं जहां पे मुझे चांस मिलेगा आई विल रेज माय हैंड. करेंगे ऐसे? यस. नेक्स्ट विल डिस्कस द परफॉर्मेंस प्रेशर. अब मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा. परफॉर्मेंस प्रेशर क्या होता है? आपने हाथ ऊपर कर लिया और आपके पास 2 दिन का समय है. अब आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप बार बार उसी के बारे में सोचोगे कि कल मेरा प्रेजेंटेशन है, कल मेरा पब्लिक स्पीकिंग है, कल मुझे माइक अपने हाथ में लेना है. तो उसके लिए दिमाग में बहुत सारा डाउट चलेगा और उसको बोलते हैं हम लोग परफॉर्मेंस प्रेशर. कि अब मुझे करना है, मैंने तो हाथ तो बोल दिया, फिर आपका एक माइंड क्या बोलेगा? नहीं मैं जाऊंगा और मैं कैंसिल कर दूंगा अपना नाम. वो एक अलग से वॉर चलेगा. द फर्स्ट वॉर जो आपने जीता वो क्या था? खाली अपॉर्चुनिटी गेन करने का. और उसके बाद आता है नेक्स्ट वॉर जो होता है आपके अंदर ना बोलने का कि ठीक है अब मैं नहीं करूंगा उसको. अब उसको कैसे हैंडल करना है इसके लिए मैं आपको कुछ टूल सिखाने वाला हूं आज. गॉट इट? सो परफॉर्मेंस प्रेशर का मतलब क्या है? जहां पर आपने हाथ ऊपर किया वहां से लेकर के एक्चुअली स्टेज के परफॉर्मेंस तक जो आपके अंदर चलेगा उसको बोलते हैं हम लोग एक परफॉर्मेंस प्रेशर. यहां पर क्या होता है? आपका हार्ट बीट तेज होगा, ब्रीदिंग फास्ट होगी, हाथ कांपने लगते हैं, ब्रीदिंग चेंज होने लगता है, और आप हमेशा बार बार क्या सोचते हैं? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छे से बोल पाऊंगा, मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं. और वहां पर आता है आपका परफॉर्मेंस प्रेशर. इट्स अ परफॉर्मेंस प्रेशर. यहां तक ठीक है? सो अब हम सीखेंगे कुछ टूल्स टू हैंडल द परफॉर्मेंस प्रेशर. इसके लिए आपको अपने नोटबुक पर साइड में रखना चाहिए या इस साइड में रख दीजिए. मतलब अपने पास में रखो, थोड़ा दूर रखो उसको, क्योंकि आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है मेरे साथ भी ब्रीदिंग का. नीचे रख दीजिए, साइड में रख दीजिए. आपको फैन चाहिए क्या? ये ठंडा लग रहा है मुझे. ओके, आई वॉन्ट यू टू सिट लाइक अ 90 डिग्री पोस्टर. आप जैसे रिलैक्स बैठे वैसे नहीं बैठना, आपको प्रॉपर 90 डिग्री में बैठना है. यस. कंधे सीधे, पीठ सीधी आपकी होनी चाहिए. वेरी गुड. अब आपको एक हाथ अपने चेस्ट लेवल पे रखना है और एक हाथ अपने बेली पर रखना है. अब आपको एक मेक श्योर करना है कि जब भी आप सांस लेंगे आपको अपने पेट को एक्सपांड करना है. मतलब आपको अपना पूरा फोकस करना है कि मेरा बेली एक्सपांड होना चाहिए जब आप सांस ले रहे हैं. ठीक है? तो विल स्टार्ट. मैं आपको पहले करके दिखाता हूं. आई विल इनहेल, एट द सेम टाइम माय बेली विल एक्सपांड लाइक दिस, और मैं अपने नाक से वापस से एक्सहेल करूंगा. सो ट्राई दिस फॉर 5 टाइम्स. आपको बेली एक्सपांड करना है और एक्सहेल करना है. बेली एक्सपांड करना है. यू कैन क्लोज योर आईज. आपको ज्यादा कुछ समझ में आएगा. आराम से करते रहिए.
कम से कम 5 बार करना है. डोंट ओपन योर आइज. अगर आप ज्यादा करना चाहेंगे तो भी कर सकते हो, 10 तक जा सकते हो. बेली एक्सपांड होना चाहिए, एक्सेल करना है. वेरी गुड, यू कैन ओपन योर आइज. आपने जो किया वो एक बच्चा करता है, 1 साल का बच्चा. आप जो कर रहे हैं वो आप पहले करते थे, पर आप आज उसको भूल गए. इसको बोलते हैं हम लोग डीप ब्रीदिंग नाम का कंसेप्ट. डीप का मतलब होता है पेट तक जाने वाला ब्रीदिंग, और जो आप करते हैं वो शैलो ब्रीदिंग होता है. जब आप सांस नॉर्मल लेते हैं तो आपकी सांस यहां तक जाती है, आपकी सांस यहां तक जाती है, पर आपकी सांस कभी पेट तक नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस लाइफ में है, बहुत सारा आपको भागना पड़ता है, काम करना पड़ता है. इस चक्कर में आप ब्रीदिंग करना भूल गए. आपको लगता है कि ब्रीदिंग मेरे साथ ऑटोमेटिक हमेशा है, पर आप नोटिस नहीं करते आपका ब्रीदिंग शैलो हो रहा है, और शैलो ब्रीदिंग के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. तो आज से पहला टूल, जब भी आपको टाइम मिले, रिमाइंड योरसेल्फ आपका नेचुरल ब्रीदिंग क्या है. वो है आपका डीप ब्रीदिंग अप्रोच. अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आप अपने बच्चे के पेट के ऊपर हाथ रख के देखिए, यू विल नोटिस वन थिंग, उसका हमेशा पेट एक्सपांड हो रहा है. इट्स अ नेचुरल ब्रीदिंग, जो हर वॉइस और आर्टिस्ट, जो हर एक्टर को पता है, पर हम जैसे जनरल लोगों को ये नहीं पता है कि ये आम इंसान को नहीं पता है कि ऐसा भी होता है. तो आज से जब भी आपको टाइम मिले, जस्ट टेक योर 5 सेकंड एंड स्टार्ट डूइंग इनहेल एक्सेल टिल द बेली कंस. क्लियर? इट इज अ फर्स्ट टूल. इट हेल्प्स यू अ लॉट. इट्स नॉट अ इमीडिएट एक्शन इन अ परफॉर्मेंस प्रेशर, पर मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं कि मेरा जो ब्रीदिंग है वो हमेशा बेली ब्रीदिंग के फॉर्मेट में होता है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज बिकम कंफर्टेबल इन एनी सिचुएशन. मेरे अंदर एंजाइटी का पार्ट नहीं रहता है, क्योंकि मेरा ब्रीदिंग ही उस एंजाइटी को हैंडल करता है. एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी का मतलब होता है कि आपका जो ब्रीदिंग है वो बहुत हाई रहता है, पर जब आपका ब्रीदिंग डीपर लेवल पे जाता है तो ब्रीदिंग हाई होने के चांसेस ना के बराबर. इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम. इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम जो आपको डेली प्रैक्टिस के साथ करना है. अपने बेली के मसल्स को ज्यादा यूज करने की कोशिश करो आज के बाद. इट हेल्प्स यू अ लॉट. तो दिन में जब भी आपको याद रहेगा, 5 सेकंड के लिए 5 बार या 10 बार बस अपने बेली पे ध्यान दीजिए और उसको डीप करने की कोशिश कीजिए. इट हेल्प्स यू अ लॉट. इससे आपका लाइफ में काफी स्ट्रेस कम होने वाला है, और इससे आपका परफॉर्मेंस प्रेशर भी इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में बहुत कम होने वाला है. गॉट इट? मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपको पहले पता था, जो आप कर रहे थे, पर शायद आप भूल गए, आपको किसने बताया नहीं. तो व्हाट आई एम शेयरिंग, इट्स अ मैनुअल इंस्ट्रक्शन फॉर ह्यूमन बीइंग, जो शायद आपके पास है ही नहीं डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, जो मैं आपको बस शेयर कर रहा हूं, जो आपके पास होना चाहिए. आपको नींद आ रही है? ठीक है. सो इट वॉज अ फर्स्ट बेली ब्रीदिंग अप्रोच. नाउ आई विल टीच यू द नेक्स्ट अप्रोच, जिसका नाम है एंग्जाइटी अप्रोच. अब होता है क्या, मान के चले कि आप में से कोई अगर यहाँ पर आता है एग्जाम्पल, जहाँ आपके हाथ में माइक दिया जाता है, तो आपका एक सडनली हार्ट बीट चेंज होता है. ऐसा होता है, हर किसी के लाइफ में होता है ऐसा. जब भी आपको बोला जाएगा कि इतने लोग के सामने बात करना, आपका सडनली हार्ट बीट चेंज होता है. उस समय ये गलती कभी मत करना, और ध्यान से सुनिए. जब भी आपका हार्ट बीट चेंज हो, जब भी आपके अंदर एंग्जाइटी आती है, स्टार्ट इनहेलेशन फ्रॉम योर माउथ. इनहेल एक्सेल हमेशा माउथ से स्टार्ट करो, नाक से बंद कर दो. इट्स अ इमरजेंसी सिचुएशन. जब भी लाइफ में इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो जो नेचुरल काम करता है वो नेचुरल वहां पे काम नहीं करता है. बेली ब्रीदिंग एंग्शियस सिचुएशन में काम बिल्कुल नहीं करेगी. जब भी आपका हार्ट बीट चेंज होगा, नाक से सांस लेना बंद कर दो, अपना माउथ हल्का सा ओपन करो, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा माउथ. और जो भी इनहेल एक्सेल आपका हो रहा है उसको बाईपास होने दो आपके माउथ से. एंड यू विल नोटिस इट हेल्प्स यू अ लॉट इन दिस एंग्जाइटी मैनेजमेंट अप्रोच. याद रहेगा, जब भी ब्रीदिंग आपका चेंज हो, जब भी आपका हार्ट बीट बढ़े, प्लीज मेक श्योर कीजिए बस हल्का सा माउथ ओपन कीजिए और माउथ से इनहेल एक्सेल स्टार्ट कीजिए, एंड यू विल कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल द एंग्जाइटी इमीडिएटली. ये था आपका दूसरा टूल मेरे साइड से. फर्स्ट वॉज द बेली ब्रीदिंग, डीपर ब्रीदिंग, जहां पर आप जब भी याद आ रहा है यू विल डू. सेकंड इज द एक्शन कंसेप्ट, जहां पर आपको परफॉर्मेंस देना है और आपका हार्ट बीट चेंज हो रहा है, वहां पर बेली ब्रीदिंग काम नहीं करते, वहां पर आपका माउथ ओपन एंड यू विल इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल. पीपल विल नॉट फाइंड यूर ब्रीदिंग कि आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका इंटरनल टास्क चल रहा है ऑटोमेटिकली. लोगों को बस आपका माइक दिखेगा और आप देखेंगे, पर आपका माउथ जो ओपन होगा उसके साथ आपका ब्रीदिंग चलेगा. इसका बहुत और एक फायदा क्या है बताओ.
इसका और एक फायदा ऐसा है कि आपका जब माउथ ओपन रहता है तो आपका माउथ के साथ वर्ड काफी क्लियर आते हैं. व्हेन यू क्लोज योर माउथ यू हैव टू ओपन इट फॉर स्पीकिंग, बट जब आपका माउथ ऑलरेडी ओपन है तो आप अच्छे से वर्ड्स को बोल सकते हो बाय यूजिंग द माउथ स्ट्रेचिंग अप्रोच. समझ रहे? जब आप माउथ को बहुत अच्छे से खींचते हो आपके वर्ड बहुत क्लियर आते हैं. जब आप माउथ को कम खींचते हो आपका वर्ड क्लियर नहीं आता है. तो अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है वर्ड क्लैरिटी में तो माय रिकमेंडेशन इज व्हेन यू ओपन योर माउथ जस्ट मेक श्योर कि आपके माउथ के बीच में एक्स्ट्रा सा स्पेस क्रिएट हो और उस स्पेस के साथ आपका टंग अच्छे से रोटेट हो एंड यू नोटिस द क्लैरिटी इमीडिएटली. तो ये आप एक अप्रोच ट्राई कर सकते हो. तो माइक सामने है, माउथ ओपन है, एंजाइटी ब्रीदिंग आपको ऑटोमेटिक हो रहा है और आपका जो पहला अक्षर है हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, you notice the mouth will help you a lot when you stretch it effectively. तो ये उसका फायदा हो सकता है एंजाइटी का. आप लिख सकते हैं नोटबुक में भी. आपको जो भी याद आ रहा है स्टार्ट राइटिंग. ओके, साइंटिफिक क्या है? सबसे पहले देखिए एंजाइटी क्या होती है. यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एंजाइटी. एंजाइटी इज इक्वल टू सेल्फ डाउट अबाउट फ्यूचर एक्शन. राइट? सो जब आप एंशियस फील करते हैं मतलब कि आप कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो. अब फ्यूचर का मतलब क्या होगा? फ्यूचर का मतलब वो एक सेकंड भी हो सकता है, इमीडिएटली आपको बोलना है. फ्यूचर का मतलब एक दिन भी हो सकता है. तो फ्यूचर का मतलब जो अभी नहीं है वो फ्यूचर है, वो पास में है वो फ्यूचर में है. ठीक है? तो जब आपके हाथ में माइक है और जब आप माइक के सामने आप खड़ी है और आप लोगों आपके सामने है तो वहां पर वो फ्यूचर एक्शन होने वाला है, आप बोलने वाले हैं. तो आपका जब माउथ ओपन रहता है तो आपका ब्रीदिंग जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा फास्ट है. अब हो क्या रहा है कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा प्रेशर अंदर ही अंदर क्रिएट हो रहा है. अब उस प्रेशर को आप बाहर कैसे निकालोगे? तो नाक से नहीं निकल सकता वो. नहीं, आप प्रेशर के साथ ट्राई करो, वो निकलता ही नहीं है. इसलिए माउथ इज अ ऑप्शन जहां पर आप निकाल सकते हो. ये कूलिंग करने का एक शॉर्टकट हो सकता है. ये आपकी एंजाइटी को कंप्लीटली ठीक नहीं करेगा पर ये एक टूल की तरह काम कर सकता है. ये होगा आपका प्रेशर हैंडलिंग का पहला अप्रोच. इसका और एक अप्रोच होता है कि आप इमीडिएटली एंजाइटी को ऐसे एक्सेल कर दो, थोड़ा प्रेशर डालो, क्योंकि वो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो आपके चेस्ट में क्रिएट होता है, आपके वोकल में क्रिएट होता है, जिसके कारण आपकी आवाज बाहर नहीं आती है. आप नोटिस करते हैं आपकी आवाज ही बाहर नहीं आती बहुत बार. तो आवाज बाहर क्यों नहीं आती? क्योंकि वो प्रेशर अंदर भरा पड़ा है. उस प्रेशर को बाहर कैसे निकालेंगे? आप सांस गहरे अंदर लेना है माउथ से. यू कैन एक्सपांड हल्का सा चेस्ट, एक्सेल. इट हेल्प्स यू अ लॉट. और यकीन माने ये आप टेक्निक बचपन से फॉलो करते हो, पर ये कब फॉलो होती है आपसे? जब आप वो एक्शन कंप्लीट कर देते हो. हाँ, हो गया. ये वही टेक्निक है जो आप बस बोलने से पहले करोगे अभी. तो पहला टूल था ब्रीदिंग, इट्स अ डीप ब्रीदिंग. सेकंड था माउथ से इनहेल एक्सेल, जो किसी को दिखेगा नहीं पर आपका कूलिंग स्टार्ट होगा. एंड थर्ड इज एक्शन लेने के लिए इट हेल्प्स यू लॉट. तो ये तो दोस्तों आपके परफॉर्मेंस प्रेशर के मेरे साइड से टूल 3 याद रहेंगे. मैं आपको और एक इसमें ऑप्शन बताता हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा विद द कॉन्फिडेंस. यहां पर मैं 2 वर्ड लिखता हूं और आप देखना उसमें से आपके लिए कौन सा रिलेवेंट है. अगर मैं आपका नाम लिखता हूं यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. और अगर मैं यहां पर आई लिखता हूं, आपने अफर्मेशन सुना होगा, यूट्यूब पर अफर्मेशन के लिस्ट आती है, आपने अफर्मेशन सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा. आप अफर्मेशन बोलते होंगे मन में कि आई एम द बेस्ट स्पीकर, आई एम द बेस्ट स्पीकर, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. नाउ what don't work in the public speaking is I कभी पब्लिक स्पीकिंग में काम नहीं करेगा. रिमेंबर माय पॉइंट. I always work in a personal life, but I never work in a public speaking. The reason is audience problem. आपका प्रॉब्लम खुद से नहीं है, आपका प्रॉब्लम ऑडियंस से है. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे. If I say the word like this, I am the best public speaker in the world. आप रिपीट कीजिए, मन में कर सकते रिपीट. आई एम द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड. मन में 5 बार रिपीट कीजिए. आई एम द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड. मन में रिपीट कीजिए, उसको सुनना आपको क्लियर. डन 5 बार. अब हुआ क्या देखो, आपके मन में एक डाउट क्रिएट हो रहा है अभी. यू सेड आई एम द बेस्ट पब्लिक स्पीकर, जबकि बचपन की आपकी यादें क्या बोलती है? यू आर नॉट. ये पहला प्रॉब्लम. इन द वर्ल्ड आपने बोला, दुनिया में सबसे अच्छा आप कैसे हो सकते हैं पब्लिक स्पीकर? इम्पॉसिबल है. तो when you add the I word in the public speaking approach, it's a doubtful sentence in your mind, क्योंकि आप खुद के ऊपर हमेशा डाउट करेंगे. But when I add your name, जैसे आपका नाम क्या है?
कृतिक, विति सरनेम क्या? Viti Kabra. If I say the word like this, Viti Kabra is the best public speaker in the world. When I add her name and she will speak the same sentence in her mind, now what magic will happen? यहाँ पर देखिए, Viti Kabra is the best public speaker in the world. Ashish Gujalwar is the best public speaker in the world. Indrajit is the best public speaker in the world. Hitesh Patil, right? Ritesh Patil is the best public speaker in the world. Mahendra Rajput is the best public speaker in the world. आपका नाम मैं भूल गया. ऐश्वर्या सोमैया इज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड. आपका नाम? समीक्षा सुरोले इज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड. आपका नाम? मीनल नाथानी इज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड. आपका नाम? शैलेंद्र इज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड. आपका नाम? कुशाग्र साहू इज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड. और आपका नाम? अर्णव मांडलिक इज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड. नाउ जब आपको ये नाम सुनाई दिया अपने बारे में, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, और आपको ऐसा लगा कि कोई और मेरा नाम पुकार रहा है. ऐश्वर्या सोमैया इज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड. व्हेन यू लिसन टू दिस सेंटेंस यू विल नोटिस कि ये सेंटेंस मेरा नहीं है, ये सेंटेंस किसी और का है. सो इन पब्लिक स्पीकिंग आई विल नेवर वर्क. इन पब्लिक स्पीकिंग यू हैव टू ऐड योर नेम देयर. जब अपना नाम बोलते हैं, इंद्रजीत इज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड, ये इंद्रजीत का सेंटेंस नहीं है, ये ऑडियंस से आया सेंटेंस है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ऑडियंस के साथ हो रहा है. सो इन अ पब्लिक स्पीकिंग, जब आपके हाथ में माइक है, जब आप स्टेज पर जाना चाहते हैं, तो डोंट से आई, से योर नेम लाउड एंड क्लियर इनसाइड योर माइंड. इज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड. आप ऐसे रिपीट कर सकते हैं. या फिर अंकुश पारे इज द बेस्ट एंकरिंग कोच इन द वर्ल्ड. अंकुश पारे इज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड. आप जो सेंटेंस ऐड करना चाहते हो वो ऐड करें, पर रिमेंबर आप अपना नाम बोलेंगे. Don't say I, always say your name in the public speaking. Personal life में I will work, public speaking में I will never work, क्योंकि I के साथ memories है जो bad है, पर आपके नाम के साथ एक encouragement मिल रहा है ऑडियंस के साथ. Clear? तो we have done with the 4 tool today. Performance pressure की मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. आपने डीप ब्रीदिंग समझा थोड़ा सा, आपने एंजाइटी मैनेजमेंट, कूलिंग कैसे करना है, माउथ से इनहेल एक्सहेल सीखा, आपने ऑन द स्पॉट एक्सेल करना सीखा, और आपने माइंडसेट में अपने माइंड में वर्ड रिपीट करना सीखा. और मेरा आपके लिए सजेशन ये है, लाइफ में जब भी आपको डर लगे, जब भी एंजाइटी बढ़े, जब भी ऐसा लगे कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है और आपको मोटिवेशन की जरूरत है, जो मैंने आपको सेंटेंस बताया, जस्ट स्टार्ट रिपीटिंग द सेंटेंस इन योर माइंड एंड यू विल नोटिस द मैजिक इन योर लाइफ. क्योंकि आपको मोटिवेट करने वाला लाइफ में कोई नहीं मिलेगा. आपको मोटिवेट आपको खुद को करना चाहिए. जैसे मैं बार बार अपने दिमाग में हमेशा ये बोलता हूं, अंकुश पारे इज द बेस्ट स्पीकिंग कोच इन द वर्ल्ड. और ये मुझे हमेशा इंकरेज करता है हर दिन कुछ अच्छा करने के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद को दुनिया का सबसे अच्छा स्पीकिंग कोच मानता हूं, और जिसके लिए मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं. तो अगर आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, ये सेंटेंस हमेशा रिपीट किया करो. लाइफ में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, डर लगता है, तो जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, अगर भगवान से आपको हेल्प नहीं मिल रही, तो अपने आप से हेल्प लो, अपना नाम रिपीट करो उसमें, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एंगेजिंग योर माइंड. क्योंकि प्रेशर कहां से आया? प्रेशर माइंड के डाउट से आता है. आपका ब्रीदिंग चेंज क्यों हुआ? क्योंकि आपके दिमाग में पहले कुछ चला और वो डाउट के कारण आपका ब्रीदिंग चेंज होता है. द सीक्वेंस विल वर्क लाइक दिस. फर्स्ट कम द थॉट, नेक्स्ट कम द फीलिंग एंड थर्ड कम्स द एक्शन. एक्शन आपका बोलना है, उसके पहले फीलिंग इज अ ब्रीदिंग जो चेंज हो रहा है, और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका थॉट में एक डाउट है. तो व्हेन यू एंगेज योर माइंड विद द पॉजिटिव थॉट, अंकुश पारे इज द बेस्ट स्पीकिंग कोच इन द वर्ल्ड एग्जांपल, तो ये थॉट आपके माइंड को एंगेज करेगा, डाउट नहीं आएगा, और फीलिंग आपका हमेशा नॉर्मल रहेगा, या हैप्पी या फिर कॉन्फिडेंट रहेगा. सो ये था आपका दोस्तों सेकंड परफॉर्मेंस प्रेशर का टूल. कोई डाउट इसमें? या आपको उस वर्ड को इस तरह से बोलना है कि ऑडियंस चेयर अप कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑडियंस के सामने है ना आपका. पर अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में फाइनेंस को देखते हैं, तो आपको उसमें आई बोलना चाहिए. आई एम वेल्दी, आई एम मैग्नेट, इस तरह से बोल सकती है, क्योंकि वो पर्सनल है. पर जब पब्लिक आती है, तो मेरा सजेशन ये है कि थिंक इन अ पब्लिक स्पीकिंग अप्रोच, जहां पर ऑडियंस चेयर अप कर रहा है. जैसे कि इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पर खड़ी है और सब लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं. वो जो सिचुएशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट एज अ पब्लिक स्पीकर. आप अपने आप को कितना भी इफेक्टिव मानो, पर जब स्टेज पर आती है, ऑडियंस को देखकर आपका कॉन्फिडेंस कम होने वाला है. पर जब ऑडियंस आपके लाइफ में आपके साथ दिखता है आपको, तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. कोई डाउट और किसी को?
डेफिनेटली मिस कर बिकॉज बेसिक्स है तो हमको भी पता चल रहा है बहुत अच्छा ये मैनुअल एक्चुअली जो हर किसी को पता होना चाहिए स्पीकिंग का, जो आपके पास है ही नहीं। बेसिकली जो आपने साथ के बारे में बताया ना, ये टेक्निक हमको नहीं पता। और दैट पर पर ये सिचुएशन बनती है जहाँ पे सांस अटकती है। तो अभी जैसे आपने ऐसे ये भी होता है, क्यों होता है आप टेक्निकली पता चलता है। थर्ड वाला भी है ना? यस यस, इट्स अ इमीडिएट एक्शन जब फोर्सफुली। हाँ, ये प्रेशर जो आता है समटाइम नॉलेज नहीं रहा, नॉलेज चाहिए इन्फॉर्मेशन कभी कभार वो नहीं रहा तो वो भी एक प्रेशर है। यू डोंट हैव द क्लैरिटी व्हाट योर कंटेंट आपके पास नहीं है एंड दैट आल्सो एड्स अप टू द प्रेशर। मैं आपको इसमें एक अच्छा सजेशन देना चाहूंगा। अगर आप ये बोलते कि आपके पास कंटेंट नहीं है बोलने के लिए, तो ये मिथ है आपका। अगर आप अकेले बैठे हो और आपको कोई टॉपिक दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपको बोलना ही है, तो आपके मुंह से बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारे सेंटेंस इजीली बाहर आते हैं। इट्स ऑल अबाउट आपका प्रेजेंस स्टेट क्या है। अगर आप सोचेंगे मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, तो माइंड हमेशा कंटेंट नहीं है के इंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। पर जब आप खुद को पॉज देते हैं, साइलेंस देते हैं, तो माइंड ऑटोमेटिकली उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है। इट विल वर्क लाइक अ एसक्यूएल क्वेरी। डेटाबेस में जब आप कुछ सर्च करते हैं, बहुत बड़ा क्वेरी लिख लिया है, तो जब एंटर दबाते हैं तो बहुत अंदर 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 जाकर वो आंसर निकालता है। तो आप बोलेंगे कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो सीट रिलैक्स, जस्ट टेक योर टाइम एंड वर्ड्स विल स्टार्ट कमिंग टू यू। आपके पास सब कुछ है, आपका मेमोरी बहुत शार्प है, आपके मेमोरी में बहुत कुछ सेव है बचपन से। आपके पास, आपने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो देखे हैं, पॉडकास्ट सुने होंगे, वो डेटा आपके पास है, पर वो रैम में नहीं है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में नहीं है, वो कॉन्शियस में नहीं आ रहा है, सबकॉन्शियस में है, वो मेमोरी में है। आपका मोबाइल में जो आप ऐप ओपन करते हैं वो कॉन्शियस है, आप उसको देख सकते हैं, पर आपके मोबाइल में ऐसे भी ऐप है जो शायद आप भूल गए, पर आपके अंदर, आपके पास है वो। तो आपका आंसर वो ऐप है जो आपके मेमोरी में है, पर शायद आप उसको ढूंढने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे। So it works like a ROM that you have memory, और आपको उसको रैम में लेकर आने के लिए वो थोड़ा टाइम देना चाहिए, और आपके मुंह से ऑटोमेटिकली वर्ड स्टार्ट होते हैं। जैसे मेरा, ये मैंने कल बस सोचा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं उसको मतलब एक हफ्ते से प्रिपेयर करा, ऐसा कुछ नहीं। कल मैंने डिसाइड किया आज मुझे लेना है ऐसा, आधे घंटे का टाइम दिया, सोचा क्या कर सकता हूँ, और मेरे सामने कंटेंट आ गया। ये मेरा ऐसे ही काम रहता है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। कभी जब बोलते हैं तो हमारा कुछ चलता होता है, सडनली वो टेक्निकल वर्ड या प्रॉपर वर्ड याद नहीं रहता, तो या ऐसे बोलते रहते या हिचकिचाते हैं, तो वो कैसा ओवरकम करेगा आपको। जो होता है अगर इंटरव्यू में भी दे रहे हैं तो एक प्रॉपर वर्ड होता है टेक्निकल टर्म, उसको फिलर बोलते हैं। यू आर फिलिंग द गैप when you don't take pause but you take some random, or I can say the word like it's you are filling the gap there, और वो टाइम है आपको याद करने का। और आपको लगता है कि शायद ऑडियंस के पास समय नहीं है, या ऑडियंस को लग रहा है कि एज ए स्पीकर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं, उसको फील करने के लिए बोलते हैं। मेरा सजेशन है कि वो मत बोलेगा, उस समय पॉज लिया करो। जो पर्सन बहुत इफेक्टिव पॉज देता है, वो बहुत ही मैच्योरली लोग उसको देखते हैं कि काफी अच्छा बात करता है। ये नोटिस, मेरे स्पीकिंग में बहुत सारे पॉजेस आते हैं। मैं सेंटेंस के बाद पॉज इसलिए लेता हूं क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में जाने के लिए और प्रोसेस होने के लिए टाइम लगता है। सो थिंक इट एज लाइक अ पॉज। अगर आपको वो याद नहीं आ रहा है तो टाइम दीजिए और आपको याद आ जाएगा। सेइंग द वर्ड फिलर, मतलब ऐसे कुछ वर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं है, आई रिकमेंड एवरीवन टू अवॉइड सच अ वर्ड इन पब्लिक स्पीकिंग। कंटिन्यूअसली आता है, तो सोच के नहीं आता, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, लाइक नॉट टू गेट। नहीं, आपने भी ये बोला ना कि सोच के नहीं आता, वो एक्चुअली सोच के आता है, पर वो आपकी सोच बहुत पुरानी है जो आपने बहुत रिपीट की है, और आपके वो ऑटोमेटिक पैटर्न में आ गई है। वो आपने फर्स्ट टाइम कभी ना कभी बोला होगा, फिर आपने को बहुत बार रिपीट किया होगा, उसके बाद वो आपकी आदत बन गई है, और आपका वो अभी ऑटोमेटिक पैटर्न में आ गया। तो आपका पैटर्न में गड़बड़ है,
आपको न्यू पैटर्न के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। एक प्रॉब्लम और आता है, वो है स्टैमरिंग नहीं होता, लेकिन स्पीकिंग मीटिंग और पब्लिकली अचानक एक वर्ड बोलना होता है, वो वर्ड ना ब्लैक आउट हो जाता है। वर्ड आते हैं, पता रहता है। हाँ, मतलब आपके मन में है, हाँ, मुझे बोलना है, बोलना है, वर्ड मेरा माइंड से निकल गया, ब्लैक आउट हो गया। ओके ओके ओके। उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो मुझे प्रॉब्लम आता है, बात करना सॉल्व। तो आपको ना लिसनिंग पे जरा ध्यान देना चाहिए। मैं आपको वो टेक्निक सिखाने वाला हूँ एंड में। वो क्या बोलता है कि अगर आप अपना ऑडियंस बन जाते हैं तो हम कभी भूलेंगे नहीं क्या बोलना है, पर आपका ऑडियंस कोई दूसरा है तो हम उसको इंप्रेस करने के चक्कर में हमेशा भूलते रहेंगे। जैसे मैं आपको जो सिखा रहा हूं, ट्रस्ट में मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं, ये मैं खुद को सिखा रहा हूं हर चीज। बस आप मेरे सामने एज ऑडियंस बैठे, तो लिसनिंग विल हेल्प यू। आप जो भी बोलेंगे खुद को बताने की कोशिश करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने स्पीच होती है तो कंटिन्यूटी बनती है, और कहीं तो ऐसा लगता है कि तो आपके केस में ना उसका रूट कॉज देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो और भी बता रहे हैं, वो सिम्टम्स बता रहे हैं, और उसका एक रूट कॉज भी हो सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये जनरली मेरे सामने जब कोई सडन सिचुएशन आती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी है, we have to resolve that issue, तभी ज्यादा होता है। जो चीज का नॉलेज है, सिचुएशन पता है, तब ये नहीं होता। जी, मैंने आपको अभी किसको एक्सप्लेन किया ना कि वो रोम से रैम आने के लिए टाइम लगता है, वही प्रॉब्लम है कि वो कॉन्शियस में नहीं आ रहा है। अभी अंदर है, डेटा है, नॉलेज है, पर वो कॉन्शियसली बाहर नहीं आ पा रहा है। इसके लिए आपको ना 1-2 सेकंड का हमेशा गैप लेने की कोशिश करनी। बिफोर यू स्पीक एनीथिंग, जस्ट टेक 2 सेकंड, नाउ स्पीक, यू विल नोटिस वो ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन में रिकॉल हो जाता है। पर अगर आपका एक्चुअली जल्दी बोलने का प्रॉब्लम है कि आप जल्दी बोलते हैं, आप जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम के कारण आपका हो सकता है। इमीडिएट बोल रहे आप एक्चुअली जो ऑडियंस है उसको भी थोड़ा और एंजाइटी रहता है, या फिर उनका क्यूरियोसिटी बढ़ता है अगर हमने ज्यादा गैप दिया। बट इट इज गुड कि अटेंशन भी मिलता है, कंटिन्यूअस बोलते रहे तो वो टेप चल रहा है। देखो, पॉज लेना इज लाइक अ अटेंशन गेनिंग। आप जब पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में आ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज्यादा से ज्यादा पॉज लो, बात कम करो। क्यों? अगर आपने मुझे कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने पहले एक सेंटेंस में जवाब देकर स्टॉप हो गया, अब आपका ब्रेन उसके रिगार्डिंग एक स्टोरी बनाएगा, उसको अपने हिसाब से हैंडल करेगा, डिसाइड करेगा कि मैंने उससे क्या सीखा। आपको मैंने नहीं बताया पर आप उसको ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहे हो। तो पब्लिक स्पीकिंग में वो आपके वर्ड नहीं है, वो उसकी स्टोरी बन गई। फिर आपने खाली बताया कि हाँ ठीक है ऐसा करना है, पर आप अपना दिमाग लगा के उसको ठीक कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से समझ पा रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है। तो फोकस मोर ऑन पॉजेस। पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स मोर ऑफ अ साइलेंस। आप साइलेंस ज्यादा रखो अपने आप को, आप ऑटोमेटिकली अच्छे पब्लिक स्पीकर बनते हो। चिल्लाना मतलब पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। लाउड स्पीकिंग इज नॉट अ पब्लिक स्पीकिंग। और एंकरिंग करते समय बार बार रिपीटेशन करना, इट्स नॉट अ पब्लिक स्पीकिंग। आपको सही वर्ड्स को सही समय पे बोलना आना चाहिए, इट्स अ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा पावर होती है। आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप बहुत बड़े लीडर बन सकते हो, आप किसी की भी लाइफ को बदल सकते हो, आप किसी की भी लाइफ को खराब कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि आपके वर्ड्स में पावर होती है और वो फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर हमेशा रहती है और हम उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हमेशा करते हैं। तो आई रिकमेंड एवरीवन साइलेंस नॉट स्पीकिंग। भले नाम पब्लिक स्पीकिंग है पर इट्स एक्चुअली साइलेंस टेक्निक जो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। एट और वट एवर इज द पार्टी, बट वो मिल रहा है कि वो हद है। जैसे पहले होता था वो पर्टिकुलर वर्ड सुनता है कि आप में उसको क्लारी पा, अब भले डायरेक्ट समझे रहते हैं, पढ़े हुए रहते हैं, वो इतने फ्रिक्वेंट नहीं आते काम। तो मेरा क्या रहा है कि जिस तरीके से मुझे टू वर्ड यूज करके पावरफुली वो सामने ना आता,
क्योंकि उससे क्या होता है, पेपर जो लगता है कि सामने वाले को लग रहा है कि यार ये बहुत नॉलेजेबल है, इसको ये सारा कुछ पता है, हैंडलर और स्ट्रॉन्ग और यूज कर उसको कैसे अपना ये जो भूलने की जो प्रॉब्लम है, तो उससे जो शेयरिंग है यार ब्रेन को। मैं मैं आपको ना इसको थोड़ा अलग सेंटेंस में बोलूँगा कि आपको भूलने की आदत नहीं है, आपको याद रखने की प्रॉब्लम है। आप याद नहीं कर पा रहे इसको जल्दी। आप उसको भूलते नहीं हो, आप बस आप उस मोमेंट पे उसको याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? ये 2 अलग-अलग वर्ड है। आप भूल नहीं रहे हो, आप बस उसको याद नहीं कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर मोमेंट में। अब पहली चीज़ ये है कि आप उस वर्ड को क्यों बोलना चाहते हो, क्योंकि आपको अपना इंप्रेशन बनाना है कि मैं इस लेवल पे हूँ। बट अगर आप ऑडियंस के साइकोलॉजी के साथ समझते हैं कि ऑडियंस किस पर्सन से इंप्रेस होता है, तो वो उस पर्सन के साथ इंप्रेस होता है जो उसके साथ कनेक्ट करता है। आप फ्लुएंट बनना चाहते हैं या आप इफेक्टिव बनना चाहते हैं? अगर आप फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आप एक स्टेज पर तो जाएँगे, पर आपकी ऑडियंस आपसे कभी कनेक्ट नहीं होगी। वो आपको हमेशा एग्ज़ाम्पल बोलेगी कि हाँ, ये ऐसे बोलना है मुझे, पर वो आपसे कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगी पर्सनल लेवल पे। अगर आप उनके साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, जिसको बोलता हूँ मैं इफेक्टिव स्पीकिंग, जो आप उनकी भाषा में बात करते हैं, जो उनको समझ में आता है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, उस वर्ड से भी। जैसे मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आपके ही वर्ड्स है, जो आपको पता है। अगर मैं इसमें कुछ ऐसा वर्ड बोलूँगा जो शायद आपको नहीं पता है, तो आपका मन उसके ऊपर ही हमेशा बार-बार सोचता रहेगा कि मैंने कुछ मिस किया क्या? मैंने कुछ मिस किया क्या? तो आपका ऑडियंस आपसे डिस्कनेक्ट होने वाला है। तो ऐसा सोच सकते हैं आप इस अप्रोच को कि आपको इफेक्टिव बोलना है, ना कि फ्लुएंट बोलना है, इंग्लिश वर्ड के साथ। अगर आप उस इंग्लिश वर्ड को यूज़ करना ही चाहते हो, तो आपको उस वर्ड को अपने डेली लाइफ में कहीं न कहीं बार-बार यूज़ करना पड़ेगा। मैंने सही बताया है। जो इंग्लिश वर्ड्स है, ये सब मैं क्लियर हूँ। तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लाइफ बुक्स तो पढ़ता है, पर डेली रूटीन में हम लोग कभी नहीं बोलते। फिर उन वर्ड्स को मेमोराइज़ करने की कोशिश करके रखता हूँ, और वो मैं अपने स्पीचेस में लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा दिखता है। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वेयर विद दिस तरह इंजीनियरिंग मैं कह रही हूँ कि मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पता है, लेकिन इसी को अगर बोलना है आई एम बिलीव को कुछ मानने लो, तो आपको कुछ तो ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ बहुत बहुत बड़ी चीज़ कर रहा है। ये जो टेक्निकल पार्ट है ना, ये मेमोरी नहीं हो पा रहा है, ये निकल जाता है जी। पहले बहुत ज़्यादा अच्छी से मेमोरी वर्क करती थी, but अभी नहीं होता। जिसको नहीं भाई, इसी टेक्निक जैसे आपने सांस का बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यस डायल फिश टॉप बीटेस एंड इसमें मैं आपको देखो, रियल लाइफ का मतलब होता है, रियल लाइफ इज़ नॉट अबाउट द पीपल। हम हमारे दिमाग में भी बातें करते हैं ना बहुत बार। तो आई एम आस्किंग यू टू रिपीट द वर्ड्स इनसाइड योर माइंड। उस सिचुएशन के साथ आप इमेजिन करके उसको रिपीट करना स्टार्ट कीजिए, आपको याद रहेगा वो। रिपीटेशन इज द की। आप रिपीट किसी के सामने करते हैं या मन में करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। रिपीटेशन वर्ड इज इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज द बॉडी लैंग्वेज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिसके ऊपर आप सबसे कम ध्यान देते हैं। आप सबने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जहां पर आप खड़े रहते हैं, ऑटोमेटिकली वो सर्कल घूमने लगता है। एक पर्सन यहाँ आता है, एक पर्सन यहाँ आता है, ऐसा घूमने लगता है वो सर्कल। इंटेंशनली नहीं होता है, पर ऑटोमेटिकली लोग यहाँ से वहाँ, यहाँ से आते हैं। आपने नोटिस किया होगा ये कि ऐसा डांस करते कुछ लोग ऐसे करते हैं। आप ही करते हैं, इवन मैं भी कर रहा हूँ अभी, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो आपको पब्लिक स्पीकर नहीं बनाएगा अच्छा। जब आप कहीं पर भी प्रॉपर खड़े रहते हैं, खड़े रहने का मतलब होता है अपने लेग्स पे खड़े रहना, अपने पैरों पर खड़े रहना। पैरों पर खड़े होने का मतलब है दोनों पैर पर सही बैलेंस बना के खड़े रहना। अगर आपका एक पैर ऐसे हो गया, तो आपका बैलेंस बिगड़ गया। जब बैलेंस बिगड़ जाता है, तो आपका फोकस बिगड़ गया, और जब फोकस बिगड़ गया, तो आपका स्पीच सही से बाहर नहीं आएगा। इसलिए ये पोस्चर नहीं, पोस्चर शुड बी बैलेंस होना चाहिए। तो जब भी आप आज के बाद खड़े रहेंगे कहीं पर भी, पर्सनल डिस्कशन हो, घर पे हो, बाहर हो, खास करके पब्लिक स्पीकिंग में हो, ऑफिस मीटिंग में हो, अपने लेग्स पर जरूर ध्यान दीजिए। आपके लेग्स पर बैलेंस 100% होना चाहिए, दोनों पैर पे बराबर का। एक पैर पे नहीं जाना चाहिए कभी भी। ये आदत बनाइए अपनी।
कि कुछ लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं, ऐसे डांस करते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन भी लगता है पब्लिक स्पीकर के हिसाब से। आज के बाद जब भी खड़े रहेंगे, दोनों पैर को चेक करें, बैलेंस बना के रखना है, ठीक है? तो ये था आपका पहला लेग्स के साथ बॉडी लैंग्वेज। कोई डाउट इसमें? मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपको करना चाहिए था, और आपके पास वो मैनुअल गायब है आपके पास जो भी है। अब मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि वो मैनुअल याद कर लो। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनना, अथर्व। जब अपने लेग्स पे बैलेंस रखते हैं तो लोअर बॉडी कभी भी मूवमेंट नहीं करना चाहिए, अपर बॉडी शुड स्पीक। ये और इफेक्टिव रखता है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। मेरा लोअर बॉडी स्टेबल है, राइट, लेग स्टेबल है, अपर बॉडी से बात हो रही है। ये मुझे खुद हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए अपने आप को भी और ऑडियंस को भी। इस स्टेज से मैं अपने आप को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। एट द सेम टाइम मेरा अपर बॉडी मुझे हेल्प करता है डिलीवर करने के लिए स्पीच को, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा लेग्स जो है वो स्टेबल है। अगर आप इस लेग्स को मूवमेंट करना चाहते हो यहाँ से वहाँ, फिर भी मेक श्योर करना है कि आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए, और ये प्रैक्टिस जरूर करना घर पे। जब भी आप चलते हैं, वॉक करते हैं, आपके लेग्स के ऊपर आपका बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है? तो आप ये जरूर प्रैक्टिस करना वॉक करने की, जहाँ पर आपका बैलेंस बनाए रखना चाहिए आपको, ठीक है? आपके पैर प्रॉपर होने चाहिए, ऐसे टेढ़े मेढ़े चलिए, प्रॉपर आपको चलना चाहिए। बॉडी पोस्चर पे जरूर ध्यान देना, इट हेल्प्स यू अलॉट, क्योंकि लोग आपको पहले देखेंगे फिर सुनते हैं। तो अगर आपका बॉडी पोस्चर अलग अलग है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जैसे कंधे पीछे नीचे है या लेग्स ऐसे है, तो लोग आपको क्यों सुनेंगे? क्योंकि आप एग्जाम्पल है ही नहीं पब्लिक स्पीकर के। पब्लिक स्पीकर का मतलब है आप दिखने में आप कैसे दिखा रहे। इट्स नॉट अबाउट द अटायर है, आपके क्लोथ से मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा दिख रहा है। समझ रहे? हाँ, क्लोथिंग उसके ऊपर एक बोनस पॉइंट हो सकता है आपके लिए कि आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, पर अगर आपका बॉडी ही वो नहीं है जो आप दिखाना चाहते हैं, तो फिर लोग आपसे इंप्रेस नहीं होंगे। तो आज के बाद पहला अप्रोच है, लेग्स के ऊपर बैलेंस रखिए, ठीक है? और हमेशा याद रखिएगा, लेग्स को मूवमेंट नहीं करना है, अपर बॉडी का मतलब क्या है? चेस्ट के ऊपर का एरिया बोलने के लिए यूज करना है। अगर आप चलते भी हैं, स्टिल यू नीड टू बैलेंस एंड यूज योर हैंड्स लाइक दिस। जब आप एंकरिंग करेंगे, आप में से कुछ लोग जैसे एग्जांपल गणपति में एंकरिंग करने वाले, तो मेक श्योर आपका माइक आपके हाथ में है, और आप जब चलेंगे तो कंट्रोल आपके लेग्स पे होना चाहिए। ऑटोमेटिकली वर्ड्स बाहर आते हैं। मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ, आपको लगता है कि बोलने पे कंट्रोल नहीं, आपके लेग्स पे कंट्रोल रखो, ऑटोमेटिकली वर्ड्स बाहर आते हैं आपके, ठीक है? ये था आपका पहला लेग्स के साथ बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट हम हाथों के साथ बात करेंगे। अब आप जैसे मुझे देख सकते हैं, लेग्स मेरे स्टेबल है, या हो सकता है मैं मूवमेंट भी कर सकता। आपके जो हाथ है वो आप हमेशा यूज करते नहीं हो, ये हाथ आपको यूज करने चाहिए। आपके हाथों से आपको बोलना है, हाथ से, शब्दों से नहीं। शब्द उसके पीछे आएंगे। बॉडी लैंग्वेज इज शुड बी योर प्रायोरिटी ओवर द वर्ड्स। एक अच्छा इफेक्टिव स्पीकर इस कंसेप्ट को समझता है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन स्पीकिंग: वर्ड, वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम: वर्ड, वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। जिसमें से वर्ड सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, जिसके ऊपर आप सबसे कम ध्यान दे रहे हो। तो बॉडी लैंग्वेज प्लेस 55% रोल इन पब्लिक स्पीकिंग, वॉइस प्लेस 38% रोल, एंड वर्ड्स प्लेस 7% रोल। 55, 38 एंड 7। तो वर्ड्स जो आप बोल रहे हो वो तो आपके थ्रू आ रहा है ना। वैसे भी काम किस पे करना है? स्किल्स बेस पर, बॉडी और आवाज। आवाज पतली है तो कोई नहीं सुनेगा आपकी आवाज को, लोग हंसेंगे। आवाज पे काम मैं वो भी सिखाऊंगा आपको वॉइस के बारे में। बॉडी लैंग्वेज आ रही है, ठीक है? अब हाथ देखें, अगर आपने हाथ को जेब में रखते हैं तो आपको लग रहा है कि शायद मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, राइट? बट जब मेरे हाथ ऊपर आएंगे तो आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो हाथ आज के बाद जेब में मत रखिएगा, यूज कीजिए उसको, इट हेल्प्स यू लॉट। इट इज विद द हैंड, ठीक है? अगर आप कभी कभी हैंड मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, यूज नेक फॉर स्पीकिंग, इट ऑल्सो हेल्प यू लॉट। तो अगर जैसे आपके सामने बॉस है आपका, तो बॉस सामने हैंड मूवमेंट तो नहीं कर सकते, यू कैन यूज नेक, इट हेल्प्स यू लॉट फॉर कंट्रोलिंग योर वर्ड्स। इसके अलावा आपकी स्माइल, जो आप शायद मिस कर रहे हो बचपन से, या आप मिस कर रहे हो बहुत टाइम से। शायद आपने आज स्माइल नहीं किया होगा, सुबह अपने आप को देखा होगा तो। शायद आपने आज किसी को देखकर स्माइल नहीं किया होगा। शायद आप स्माइल करना भूल गए हैं, पर आपको आज के बाद स्माइल करना चाहिए।
क्योंकि स्माइल करने से आप अपने ऑडियंस के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो आप मुझे देखकर स्माइल कर रहे हो। इट्स अ कनेक्शन हैपनिंग विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। तो हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि आप इजीली किसी के साथ भी साइकोलॉजिकली कनेक्ट कर पाते हो। क्योंकि जब मैं स्माइल कर रहा हूँ, आप भी स्माइल कर रहे हैं, आप भी स्माइल कर रहे हैं, तो मैंने वर्ड भी नहीं बोला और आप मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ इजीली। गॉट इट? तो स्माइल का मतलब लिप्स को क्लोज करके ये नहीं है। स्माइल का मतलब होता है दांत विजिबल होने चाहिए। दांत विजिबल रखो। ठीक है? मेरे दांत अच्छे हैं, खराब है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपकी स्माइल से फर्क पड़ता है। ठीक है? तो हैव अ स्माइल, दांत थोड़े बहुत दिखने चाहिए, गाल हल्के से ऊपर जाते हैं, जिससे आपका माउथ भी स्ट्रेच होता है, आपको अच्छा फील होता है पब्लिक स्पीकिंग में और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जैसे कि ये जब मैं कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा माउथ ओपन हो रहा है, मेरा ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली माउथ से स्टार्ट हो रहा है, मेरे गाल स्ट्रेच हो रहे हैं, तो मेरा वर्ड्स इजीली स्ट्रेच होने की कोशिश कर रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, और ये हो रहा है क्योंकि मैं खाली स्माइल कर रहा हूँ और इजीली मेरे ऑडियंस से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग में, ये आपके लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। अगर मैं गुस्से से आपको बताऊंगा तो आप भी गुस्सा फील करेंगे। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी ट्रांसफर। पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट एनर्जी ट्रांसफर। आपके अंदर की एनर्जी जो है, आप खाली उसको ट्रांसफर कर रहे हो। एक लीडर, एक नेता जब गुस्से में बोलता है तो वो गुस्सा ऑडियंस के अंदर भी जाता है। एक पब्लिक स्पीकर जब मोटिवेट करता है तो वो मोटिवेशन ऑडियंस के अंदर भी जाता है। जब आप एंकरिंग करते हैं, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, आपका इमोशंस आप ट्रांसफर कर रहे हैं। यू आर वेरी पावरफुल, रिमेंबर दिस। आपके वर्ड्स, आपके इमोशन बहुत ज्यादा पावरफुल है बोलते समय, इसलिए उसको सही से इस्तेमाल करें, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग जो इमोशंस पे काम करते हैं। वी आर नॉट लॉजिकल पर्सन, वी आर इमोशनल ह्यूमन बीइंग। आपको लगता है कि आपने जो मोबाइल लिया वो लॉजिकल लिया है, बट आपने उसको इमोशनली बाय किया है, क्योंकि आपने पहले ब्रांड डिसाइड किया था कि मुझे सैमसंग लेना है, मुझे आईफोन लेना है, फिर आपने उसमें लॉजिक ऐड किया है कि अब आईफोन 13 प्रो अच्छा है आईफोन 30 से। वो लॉजिक आपका है, पर वो एक्चुअली आपने इमोशनल लिया है, क्योंकि कहीं ना कि आपका आईफोन के साथ इमोशन है, सैमसंग के साथ, नोकिया के साथ आपके इमोशंस होगा, रिमेंबर। तो आप इमोशनल है, हम लोग इमोशनल है और हम इमोशंस के साथ बात करते हैं। इमोशंस में एनर्जी है, और एज अ पब्लिक स्पीकर आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द सोसाइटी। इसलिए स्माइल करते समय जो एनर्जी आ रही है वो बहुत अच्छी है, इसलिए स्माइल ज़रूर किया करो। स्माइल करना भूलना नहीं है आपको। खास करके बच्चे बहुत स्माइल करते हैं, तो आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चों के साथ। आप जब बड़े हो रहे हैं, आप बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपको वहाँ से हैप्पी फीलिंग आती है। जब आप बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो शायद आपके पास नहीं। तो मैं आपको और एक सजेशन दे सकता हूँ एज़ अ पब्लिक स्पीकर कि अगर आपको एक्सपीरियंस देना है लाइफ का, तो एल्डर लोग के साथ, बड़े लोग के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करो। आपको बहुत नॉलेज मिलेगा लाइफ का। और अगर आपको खुशी से आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपने लेवल के लोगों के साथ आपको नॉलेज शेयरिंग का मिलता है बस, पर बच्चों के साथ और आपसे बड़ों के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ये भी आप माइंड में रख सकते हो एज अ पब्लिक स्पीकर। यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन। इस जर्नी में आप एज अ पब्लिक स्पीकर एक नॉर्मल कॉमन पर्सन नहीं है, आप काफी यूनिक पर्सन बनने वाले हो इस जर्नी में। और ये जर्नी आपको खाली दिख रही है, इतनी सिंपल नहीं है। आपको बहुत सारा माइंड में साइकोलॉजिकल आपको फैक्टर पता होने चाहिए। यू आर बिकमिंग वेरी पावरफुल पर्सन आफ्टर लर्निंग ऑल दिस कंसेप्ट। जब आप इसको स्टेज पे किसी के सामने बोलोगे, तो आप बहुत ही पावरफुल है। आप पर्सन को कुछ भी करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि आपने उसको बोला। तो स्टेज खाली स्टेज नहीं है, स्टेज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जिम्मेदारी ये है कि हमें सोसाइटी को अच्छा बनाना है और वैसे वर्ड निकालने हैं। तो जब भी एंकरिंग होता है, जब भी पब्लिक स्पीकिंग होता है, आपके वर्ड्स, आपके स्माइल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी, आपका टोन बहुत मैटर करता है। इसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि जो पर्सन आपको, अगर आप पर्सन आपको लीडर बनना है अपने एरिया में, आपके इंडस्ट्री में, तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम उन्हीं से कनेक्ट करते हैं जिनके साथ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इमोशनली। और एक अच्छा लीडर सबसे कनेक्ट कर रहा है, समझ रहे? तो ये था दोस्तों आपका बॉडी लैंग्वेज। इसमें कोई डाउट? जी जी, आई कांटेक्ट, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहले मैं आपको आई कांटेक्ट थोड़ा बता देता हूँ। आई कांटेक्ट का मतलब आंखों में देखना नहीं होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो खाली डेफिनेशन है। आई कांटेक्ट का मतलब आप डायरेक्टली डेफिनेशन ले रहे हो कि मैं आंखों में देख रहा हूँ, इट्स नॉट आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब होता है एक्नॉलेज करना, रिस्पॉन्ड करना कि मैं आपको बता रहा हूँ।
मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आई कॉन्टैक्ट एक ऑप्शन है, जैसे मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, इज अ ऑप्शनल, पर मैं साइड में देख के बता सकता हूँ, यहाँ भी देख के बता सकता हूँ। तो व्हेन यू ऐड आई कॉन्टैक्ट और मैं आपकी आंखों में बार बार देख के बता रहा हूँ, तो एज अ ऑडियंस आपको ऑकवर्ड फील होता है। तो बार बार आंखों में देखना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो अब आंखों में देखो, ग्लांस करो, फिर यहाँ देखो, अपने ऑडियंस को थोड़ा स्पेस दो सुनने के लिए, समझने के लिए। ऐसा होता है कि कोई सुंदर सा लड़का, सुंदर सी लड़की सडनली पीछे बैठती है और हमारा ध्यान उसके ऊपर जाता है और फिर हमारी आंखें वहीं पर रहती है। ये है साइकोलॉजी, है ऐसे हमारी, सबके अंदर होता है ऐसा। तो वहां पर जो प्रॉब्लम है वो दिख रहा है लोगों की, आप एज ए पब्लिक स्पीकर आप देख रहे हैं बार बार। तो हमेशा कोशिश करें कि आप जब देखेंगे तो ग्लांस देंगे आई कॉन्टैक्ट का, और बाकी ऑडियंस को देखेंगे। आपका काम है सब ऑडियंस को देखना, खाली वो आपका ऑडियंस नहीं है, आपके ऑडियंस सब कुछ है। तो जो पीछे बैठे अथर्व है, वो पर्सन है, आपका नाम क्या है, कुशाग्र बैठे है, वो मुझसे थोड़ा बहुत डिस्कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं उनकी तरफ देख ही नहीं रहा हूँ बहुत टाइम से। तो आई कॉन्टैक्ट मैटर करता है यहाँ पर, कि मुझे सब लोगों से बात करके उसको देखना चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आंखों में देखना है। ओके, स्पेस भी देना है, लेकिन देखना भी है, तो कवर करना चाहिए में भी। हाँ, कवर सारे देख लेंगे, आगे बढ़ो। किस कंट्री हमको भी हमको भी है। हाँ, हाँ, हाँ। तो पब्लिक स्पीकर बार-बार बोलते हैं कि आँखों में देख के बात करो, पर मैं इस फील्ड में 8 साल से, मुझे पता है कि आई कॉन्टैक्ट का मतलब वो नहीं है जो बता रहे हैं। तो आई थिंक बॉडी लैंग्वेज इज़ क्लियर एवरीवन। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एनहांसमेंट। अब हम सीखेंगे एनहांस स्पीच, स्पीच को कैसे एनहांस करना है। अब आपने सीखा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, आपने सीखा कि परफॉर्मेंस प्रेशर कैसे हैंडल करना है, और आपने सीखा कि बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। आप स्टेज पर खड़े हो गए अभी, आपने हाथ ऊपर किया, आपने परफॉर्मेंस प्रेशर हैंडल किया, और आपके हाथ में भी माइक आ गया है। यहाँ तक हो गया हम लोग। इसके आगे बात करते बोलते समय क्या करना है। इसका नाम है एनहांस। आपको स्पीच को एनहांस कैसे करना है। इसलिए मैं आपको बोला था कि इट इज वर्थ लव, इट इज वर्थ ऑफ, जैसे कि कुछ कोचेज इसको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में सेल करते हैं इस टेक्निक को जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। इवन मैं चार्ज करता हूँ इतना अपने क्लाइंट से। सो विल डिस्कस द वर्ड क्लैरिटी टुडे। आप सभी लोग मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। बचपन में आपने अ आ ई सीखा होगा और आप उसको भूल गए शायद अभी। किसी को याद है कि टोटल वॉवेल्स कितने हैं लैंग्वेज में? इंग्लिश की बात कर रहे हैं। 6 3 12 मराठी वॉइस स्वर की वर्गल स्वर 36। तो 36 प्लस 8 क्लोज है आप उसके बहुत। करंट नॉलेज का बताओ, मतलब अभी क्या चल रहा है, वॉवेल्स में भी क्या हो रहा है, टोटल वॉवेल्स कितने हैं? हिंदी में बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं, टोटल वॉइस कितने हैं? ऑलमोस्ट क्लोज है भी, 15 है। अ आ ई री ए ऐ ओ औ अम आ ए ओ, टोटल 15 है। जिसमें आप री निकाल दो तो भी उसको 14 खड़े बोलते हैं आजकल। 14 खड़े बोलते हैं आजकल। तो ये आपके पास नॉलेज है एज अ पब्लिक स्पीकर? नहीं है, होना चाहिए। वाई यू शुड लर्न वॉवेल्स। आपको बचपन में अ ई सिखाया गया, पर ये नहीं बताया कि वॉवेल्स का इंपॉर्टेंस कितना है। अब मैं आपको सिखाऊंगा वॉवेल्स का इंपॉर्टेंस कितना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 1 से। आप बच्चे हैं, मेरे सामने इसको वॉवेल नहीं पता है, और मैं आपको सिखाऊंगा वॉवेल्स क्या होते हैं। बच्चों को भी नहीं पता है वॉवेल्स क्या है, आप इंग्लिश सीख रहे हैं खाली। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ वॉवेल्स का मीनिंग क्या है। वॉवेल यानी कि स्वर, और स्वर में खाली आवाज आती है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है। अ आ ए ओ ए ओ औ, क्या हो रहा है? आवाज आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपका माउथ अलग अलग डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। ये हो गया आपका पहला वॉवेल कंसेप्ट। सबको क्लियर है? वॉवेल को वॉवेल की बोला जाता है, स्वर की बोला जाता है, क्योंकि उसमें खाली आवाज आती है, आपका खाली माउथ अलग अलग डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। ये आपको पहले पता था? नहीं। इसलिए पब्लिक स्पीकर को सब पता होना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे, आपको स्पीच के रिगार्डिंग सब पता होना चाहिए। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट अप्रोच। जब आप सही से माउथ ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके वर्ड्स क्लियर आने लगते हैं। ओके, अब तीसरी बात, आपका माउथ ओनली 2 टाइप से ही ओपन होता है, आइदर हॉरिजॉन्टल
और आउटसाइड, या फिर उसका कॉम्बिनेशन। अ, आ, ई कैसे हुआ? हॉरिजॉन्टल। उ, ऊ, आगे ए, देख पा रहे? ओ, औ, ए, ओ, कैसे हुआ? हॉरिजॉन्टल या आउटसाइड। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया वॉवेल्स को। तो जब आप बोलेंगे, इवन आपके नाम में वॉवेल है, उसकी शुरुआत शायद वॉवेल से है, या उसके बाद उस कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल है। जैसे इंद्रजीत का नाम ई से शुरू हुआ, तो अगर मुझे इंद्रजीत वर्ड को काफी क्लियर बोलना है तो मैं ई की तरह माउथ ओपन करूंगा, इंद्रजीत। एंड यू विल नोटिस मेरा कंट्रोल अपने स्पीच पर अच्छे से आ गया। जस्ट सेइंग इंद्रजीत विल नॉट हेल्प यू एज अ पब्लिक स्पीकर, यू हैव टू ओपन माउथ इंद्रजीत, इट विल हेल्प यू। सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट, सारे एक्टर्स डायलॉग को जब रिकॉर्ड करते हैं तो अपने माउथ को बहुत ज्यादा खींच खींच के रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए। एज अ पब्लिक स्पीकर यू आर अ एक्टर, एज अ पब्लिक स्पीकर यू आर डूइंग लाइव परफॉर्मेंस, जैसे मैं लाइव परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको पहला पुरुष क्या रखना है, अपने माउथ के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये करने से तो लोग देखेंगे मेरे माउथ को, पर पब्लिक स्पीकिंग में यहाँ पर आपसे डिस्टेंस रहता है थोड़ा लोगों का, और लोग आपके माउथ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपका एंगेजमेंट अपने हाथों से कर रहे हैं आप उनको। गॉट इट? तो आइदर वर्ड की शुरुआत वॉवेल से है, या वर्ड वॉवेल कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल है। जैसे आशीष वॉवेल पहला, इंद्रजीत वॉवेल पहला, महेंद्र में म के बाद अ आया, रितेश में र के बाद ई आया। तो अगर मुझे रितेश बोलना तो मैं ई की तरह बोलूंगा, रितेश, और मेरा वर्ड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है। तो वॉवेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? ये बचपन में आपको नहीं सीखा होगा, पर शायद भूल गए, और इतना डिटेल में किसी ने नहीं सीखा होगा जितना आपको पता होना चाहिए। तो पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट लाइक अ जस्ट 1.5 घंटे का वर्कशॉप, इट्स फार मोर देन 1.5 घंटा। question. जी। No, it necessary that every time you will get the stage. Okay, about public speaking. Sometimes you will get a camera which is very close to you. Like when we are recording for the YouTube video cat. Then how our approach should be in the देखिए, मैं जो दिखा रहा हूँ ये मसल है, इट्स अ स्पीच मसल, जो मैं माउथ को स्ट्रेच कर रहा हूँ, इट्स अ स्पीच मसल। शुरुआत में आपको उसको खींचना पड़ेगा, टू नो योर लिमिटेशन, टू नो द क्लैरिटी। जब आप उसको बार बार करेंगे तो आपका मसल ऑटोमेटिक हो जाता है, और ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो आपको इतना नहीं खींचना पड़ेगा जितना कि मैं खींच के दिखा रहा हूँ। आपका माउथ हल्का भी ओपन होगा, फिर भी उसका रोटेशन सही होगा। माउथ का रोटेशन सही होना चाहिए, इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी माउथ कंसेप्ट। गॉट इट? तो अगर आपकी बहुत क्लोज भी माउथ ये है, फिर भी आपका रोटेशन माउथ का काफी अच्छे से होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था आपका वोवेल, और आता है कॉन्सोनेंट। आपको पता है कॉन्सोनेंट कितने हैं फिर? चल मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। आपने कभी ये वर्ड सुने हैं? आप शायद मराठी हिंदी बैकग्राउंड में पढ़े होंगे, आपने सुना होगा कंठस्य। सुना है कभी वर्ड ये कंठस्य? सुन के क्या लगता है, कहाँ से आता है वर्ड? कंठ से आता है, गले से। गले से नहीं, कंठ अलग होता है, गला अलग होता है। यहाँ पे कंठ होता है, आप हाथ लगाए सभी लोग यहाँ पर, कंठ यहाँ होता है। ठीक है, कुशाग्र जब आप बोलेंगे क, तो ये नोटिस यहाँ से क आता है, क ख ग घ। तो जब मुझे बोलना है कानपुर, और अगर मेरा ध्यान प्रॉपरली वहां पे जाता है तो मेरा वर्ड बहुत क्लियर आता है, कानपुर। और जब मैं बोलूंगा खांसी, तो वहां पर ख का थोड़ा वेरिएशन बनता है, खांसी। इट्स अ क्लैरिटी। ठीक है, उसके बाद है तालव्य। कभी सुना है तालव्य? जो तालु को लग के आता है, जिसमें च छ ज ज आता है। ट ठ ड ड मतलब मूर्धन्य, त थ द ध न मतलब दंतस्य, प फ ब मतलब ओष्ठस्य। ठीक है, मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। आप घर पे जाएंगे आज और ग्रामर निकालेंगे जो भी स्कूल का है, और उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये आपके लिए कॉल टू एक्शन, मतलब ये करना चाहिए आपको डेली। ठीक है, इससे आपके वर्ड काफी क्लियर रहेंगे। करेंगे। एक कोई भी लैंग्वेज लो, मराठी लो, हिंदी लो, इंग्लिश मत लेना। इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज है। इंग्लिश से आप इंग्लिश से कुछ भी नहीं सीखेंगे। इंग्लिश खाली कहीं से ली गई लैंग्वेज है, जिसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, बस हम उसको बोलते कि वो सिंपल लैंग्वेज है। यूज हिंदी और मराठी और यूर लोकल लैंग्वेज, बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है ये। इसका इनहेरिटेंस बहुत पुराना है। इंग्लिश अभी अभी आई लैंग्वेज है, बस वो सिंपल है, हम उसको बार बार यूज कर रहे हैं, सबको पता है, इसलिए उसका पावर ज्यादा है। अदरवाइज आप जो लैंग्वेज बोलते हैं बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज।
सो व्हेन यू से कार, इट्स ए इंग्लिश वर्ड, पर कार का क हिंदी में भी आ रहा है, मराठी में भी आ रहा है। तो अगर आपको पता है क कैसे है तो आप कार अच्छे से बोल सकते हैं। गॉट इट? अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज में कंट्रोल चाहते हैं तो खाली आपको उसका एक्सेंट पकड़ना है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। एक वर्ड है चम्मच और एक वर्ड है चमचा। वर्ड इज सेम, चम्मच एंड चमचा। चम्मच इज हिंदी, चमचा इज मराठी। डिफरेंस क्या है? मेरा टंग वहीं पे लगा जहाँ पे चम्मच का चमचा हो, सेम जगह लग रहा है। बस मेरा चम्मच में चमचा बोलने में मेरा टंग थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है और चम्मच मेरा टंग हार्ड लग रहा है। दैट्स अ डिफरेंस। तो सिंपली आप मराठी से हिंदी स्विच कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश स्विच कर सकते हैं, बस आपको सही लोकेशन पता होनी चाहिए कैसे बोलना है। तो ये आपका दोस्तों पहला हो गया एनहांसमेंट ग्रामर के साथ। तो सभी लोग को आज ये करना है, मतलब आज से इसके ऊपर काम जरूर करना। इसको बोलते हैं हम लोग फाउंडेशन, मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको फाउंडेशन चेक करना। एक बेसिक फाउंडेशन होता है वो स्पीच का, जिससे शुरुआत हुई है आपके लैंग्वेज की और आप उसी को भूल रहे हैं। पब्लिक स्पीकर को सब कुछ आना चाहिए, खाली बोलना नहीं है। बोलेंगे तो उसका आउटपुट है। स्पीकिंग इज आउटकम, उसके पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए बहुत सारी। जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा आउटकम है, उसके पहले मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। ये बात कर रहा है जो आपके सामने। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस द वॉइस। ये हो गया आपका स्पीच में ग्रामर। तो स्पीच समझ में, स्पीच में क्या आपको करना है? वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तरह करेंगे। नेक्स्ट है वॉइस को कैसे अच्छा करना है। अगर आपके हाथ में माइक दिया गया और आपका गला बैठ गया है या आपकी आवाज़ पतली आती है या बहुत रफ आती है तो कोई सुनेगा नहीं आपको। आवाज़ को अच्छा करने के लिए गार्गलिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। गरारे करनी चाहिए। ब्रश करने के बाद सुबह मुंह में थोड़ा पानी रख के गरारे डेली करने चाहिए 2-3 बार। मैं बचपन से करता हूँ, मेरी आदत पड़ गई है। आपकी आदत नहीं तो आपकी आदत लगानी पड़ेगी आपको। गार्गलिंग, गार्गलिंग नॉर्मल पानी से कर सकते हो जो आप ब्रश करने के साथ यूज कर सकते हो, फिर थोड़ा गुनगुना पानी ले सकते हो जिससे आपका गार्गलिंग अच्छा हो सकता है। गार्गलिंग जब भी ब्रश करोगे उसके बाद स्टार्ट कर दो। यू विल नोटिस द डिफरेंस विद इन 1 मंथ इन योर वॉइस। काफी क्लियर आते वर्ड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट योगा जो हर पब्लिक स्पीकर को करना चाहिए, जो आपको कोई नहीं बताएगा इंटरनेट पे, ना वीडियो में ना किसी बुक में बताया गया है, वो है सिंहासन, लाइन रोडिंग प्रैक्टिस। शेर की तरह दहाड़ने का योगा होता है। अगर आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, डेली आपको सिंहासन करना चाहिए प्रैक्टिस। आवाज अच्छी बनती है, आवाज अंदर से अच्छे से आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिंहासन मतलब कि लाइन रोइंग नाम का एक योगा है जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। मेरा भी यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा, अगर आप सर्च करेंगे मेरा नाम के साथ योगा ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने सिंहासन करके दिखाया है। तो आपको वो करना चाहिए आज के बाद डेली, या फिर तब तक करो जब तक कि आपकी आवाज अच्छी नहीं बन जाती है। उसको टोटल आपको 2 महीने लगेंगे आवाज अच्छी बनने के लिए। तो ये थे दोस्तों आपके मेरे साइड से 2 कंसेप्ट, गार्गलिंग एंड सिंहासन। कोई डाउट इसमें? एनहांस में भी लास्ट पे आओ इन्फ्लुएंस, अभी सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है। अब मैं वापस चलता हूँ उसी एग्जांपल की तरफ। रितेश, देखिए रितेश का प्रॉब्लम ये है कि रितेश मीटिंग में अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाता है, पर रितेश वही वर्ड घर पर अच्छे से बोल पाते। ये प्रॉब्लम है हमारा सबका। प्रॉब्लम किसका है? ऑडियंस का है। व्हाट इफ घर में आप अच्छा बात करते हैं, द लॉजिक इज, अब मेरा लॉजिक समझो, आपको सब समझ जाएगा इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं लोग। आप जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं जिनसे आप बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे से बोलता है, आप उसको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो पर्सन को जरा याद करो। अगर आप उसके जैसा बात करना चाहते तो आप उसको अभी इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं और अभी बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। द लॉजिक इज हु इज योर ऑडियंस। अब इस बात को ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पूरे वर्कशॉप का पार्ट। ये समझ में आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एंकरिंग का, पब्लिक स्पीकिंग का। जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो भले ही मैं आपको देख रहा हूं, पर मेरा एक्चुअल काम है मुझे अपने आप को सुनना है। जब मैं अपने शब्दों को सुन रहा हूं तो मैं स्पीकर भी हूं, मैं ऑडियंस भी हूं। और जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो काफी डेडली कॉम्बिनेशन है ये पब्लिक स्पीकिंग का, जहां पर मैं एज अ ऑडियंस खुद को इमीडिएटली फीडबैक दे पा रहा हूँ कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा स्पीड कैसा है, मेरा क्लैरिटी कैसा है। पर जब आपका ध्यान ऑडियंस की तरफ जाएगा, अब आपके अंदर एक परफॉर्मेंस प्रेशर भी आएगा कि क्या उनको अच्छा लग रहा है, क्या वो समझ पा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है वर्ड मैंने कैसे बोला। नहीं,
पर जब आप ये चीज अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। तो व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन लिसनिंग टू योरसेल्फ व्हाइल स्पीकिंग, यू बिकम बेटर पब्लिक स्पीकर इमीडिएटली। तो ये याद रखिए, जब भी बोलेंगे स्टेज पर, आपका पहला ऑडियंस कौन है? आप है। वो नहीं है जो आपको सुन रहा है, वो आपको सुन रहा है क्योंकि वो आपके सामने बैठा है। मेरा ऑडियंस आप नहीं है, आप मेरे लिए खाली सामने बैठे हैं। मेरा ऑडियंस मैं खुद हूँ। और जब आप ये खुद को सुनते हैं तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आप अकेले में बहुत अच्छा बोलते हैं। और जब आप ऐसा बोलते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं और अपलोड करते हैं, लोग उसको सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप वो बोल रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। और आप कौन है? ऑडियंस हो। तो आपको ऑडियंस का साइकोलॉजी पता चल गया इमीडिएटली, क्योंकि आप ऑडियंस हो। तो आज के बाद एक फाइनल मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब बोलना नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सुनना होता है। आप जितना अच्छे से खुद को सुन पाएंगे उतना अच्छे से आप बोल पाएंगे, क्योंकि सुनने के बाद एक फीडबैक आता है और फीडबैक वो इंस्टेंट होता है। जब आप बोलेंगे तो फीडबैक के लिए आपको वेट करना है। मेरा आज का वर्कशॉप कैसा हुआ? बोलेंगे अच्छा हुआ। पर उस फीडबैक से पहले मेरा फीडबैक अभी आ रहा है, इमीडिएटली आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं अपने आप को सुन पा रहा हूं। तो अगर आपको अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है तो इन्फ्लुएंस किसको करना है? आपको किसको करना चाहिए? खुद को करना चाहिए। जब आप खुद को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने शब्दों से, तो दुनिया का हर ऑडियंस आपसे इन्फ्लुएंस होने वाला है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब दूसरों को ध्यान से सुनना तो ठीक है, पर अपने आप को ध्यान से सुनना जब आप बोल रहे हो। तो आज के बाद आपका मेन काम बोलना नहीं है, आपका मेन काम है सुनना। अपने आप को भी सुनो, दूसरों को भी सुनो। और जो आप बोलेंगे वो सुनने के बाद आपको ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। और ये है आपका बहुत ही बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट, जो शायद आप मिस कर रहे हो लाइफ। क्योंकि आप अकेले जब बोलते हो तो बहुत अच्छा बोलते हो, पर जब आप वही चीज किसी के सामने बोलते हो अच्छा क्यों नहीं बोलते हो? बिकॉज ऑफ दिस पीपल। वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम आप है। अपने आप को सुनोगे, ये ऑटोमेटिकली आप बन जाओगे। और जब ये ऑटोमेटिकली आप बन जाओगे तो आपका अपने से जो एक्सपेक्टेशन है ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रहा है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली आपको फीडबैक मिल रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव लिसनिंग टेक्निक। मेरी कोर्स के हिसाब से, मतलब मैं जब सिखा रहा हूँ उसको मैं एक्टिव लिसनिंग बोलता हूँ टेक्निक। गॉट इट एवरीवन? इट्स इन्फ्लुएंस। बहुत सिंपल है। आप अगर आज कोई वीडियो बनाना चाहते हो यूट्यूब के लिए, किसी प्लेटफॉर्म के लिए, स्टार्ट यूजिंग दिस अप्रोच। जो बोलोगे सुनना स्टार्ट करो। आप बहुत अच्छा बोलोगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ये मैं खुद को सुन रहा हूँ, मैं खाली आपको आंखों से देख रहा हूँ, पर मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा फोकस इस पर है। ये इंपॉर्टेंट है। ये आउटपुट है, ये इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? तो लेग्स इंपॉर्टेंट है, कान इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑटोमेटिक आएगा। लेग्स के ऊपर बैलेंस रखे, कानों को एक्टिव रखे, और आपके वर्ड इजीली फ्लो हो जाएंगे। तो मैं सबको रिकैप कर देता हूँ अभी हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा राइट माइंडसेट, जिसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना हाथ ऊपर करना है। 5 4 3 2 1। हमने सीखा हैंडलिंग प्रेशर, जहां पर आपने डीप ब्रीदिंग, माउथ से इनहेल एक्सहेल, कूलिंग का प्रोसेस, और आपने सीखा इंस्टेंट रिएक्शन, जो आप एंग्जाइटी को कम कर। फिर हमने क्या सीखा? यू वर्सेस आई, यूर नेम वर्सेस आई। आपको क्या करना है? आपका नाम बोलना है, इज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन द वर्ल्ड। ये एंगेजमेंट आपके माइंड को करेगा। फिर हमने सीखा बॉडी लैंग्वेज, सही से खड़े रहो, हाथों का इस्तेमाल करो, अपर बॉडी का इस्तेमाल होना चाहिए, लोअर बॉडी का नहीं होना चाहिए। स्माइल, इमोशंस, एनर्जी, याद रहेगा। नेक्स्ट हमने सीखा वॉइस प्रैक्टिस, गार्गलिंग, सिंहासन और वॉवेल कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर हमने सीखा इन्फ्लुएंस में लिसनिंग अप्रोच। तो ये था आपका एंकरिंग का वर्कशॉप। अब आपके लिए कॉल टू एक्शन, पहले इसको कंप्लीट करता हूँ फिर आपकी डाउट होता है। आपके लिए आज से मेरे तरफ से कॉल टू एक्शन, अगर आप इस वर्कशॉप से कुछ सीख कर बाहर जाना करना चाहते तो आपके लिए कॉल टू एक्शन है। आज के बाद जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्पीकिंग की, प्लीज ग्रैब इट इमीडिएटली। डोंट वेट फॉर, प्लीज ग्रैब इट इमीडिएटली। उसको ग्रैब कीजिए। ऑफिस में कोई बोल रहा है कि सेंड ऑफ देना है या बात करनी है, जस्ट रेज योर हैंड। डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल। ठीक है? आज के बाद अपना हाथ सबसे पहले ऊपर जाना चाहिए। किसी और के हाथ ऊपर जाने से पहले योर हैंड शुड गो अप। अगर आपने टाइम दिया तो माइंड आपको फ्यूचर में लेके जाएगा, पास्ट में लेके जाएगा। वहां पर गिल्टी फीलिंग आएगी, एंग्जाइटी आएगी। इसलिए क्या करो, वो सब निकालने के लिए इमीडिएटली हाथ ऊपर करो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन 5 4 3 2 1 वाला फॉर्मूला याद कर। ये आपके है, आपके लिए पहला कॉल टू एक्शन। दूसरा एक्शन आपके लिए
आज के बाद कल से आपका मंडे से ऑफिस है, स्कूल है, जो भी है, लोगों से बातें करना ज़्यादा स्टार्ट करो। वर्ड्स को क्लियर बोलना स्टार्ट, यहाँ पे फोकस करो, क्योंकि आपका पब्लिक स्पीकिंग एग्जाम है। प्रिपरेशन आप हर दिन कर सकते हो ना, किसी के भी सामने, तो प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दो। रिमेंबर, शॉर्ट टर्म में पेन आएगा, लॉन्ग टर्म में हमेशा प्लेजर मिलता है। अभी जो आपका पब्लिक स्पीकिंग है, जहाँ पर आप स्टेज पर आएंगे, वहाँ पर हार्ट बीट चेंज होगा, परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा, वो आपके लिए पेन फील करेगा, और उस शॉर्ट टर्म पेन में लॉन्ग टर्म का प्लेजर छुपा है। अभी आपको जो पेन मिल रहा है वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा दे सकता है। तो इट्स अ शॉर्ट टर्म पेन, पब्लिक स्पीकिंग इज अ शॉर्ट टर्म पेन, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लेजर फॉर योर लाइफ। जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं पहले हकलाता था, मैं स्टैमर करता था, आपके सामने में जितना अच्छे से बोलता उतना अच्छे से पहले नहीं बोल पाता था, मैं बचपन से हकलाता था हर वर्ड पे। इवन यहाँ पर जब मैं पहुंचा हूँ, या जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, मैं आपके सामने डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, ये मेरा डेली का काम है। इसके लिए लोग मुझे पैसे देते हैं, मैं उनके लिए चार्ज करता हूँ। इट्स अ वेरी गुड स्किल जो आपको सीखना चाहिए, और आपको सीखना है जो मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है। सो रिमेंबर वन पॉइंट, योर वॉइस इज योर पावर, यूज इट टू एनहांस योर स्किल और मेक मोर मनी और हैव अ स्टेटस इन दिस सोसाइटी, और जो आप चाहते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा स्किल है जो आपको सीखना चाहिए। ये आपका शायद स्टेप 1 था, अब आपको बहुत सारे स्टेप आगे चढ़ने हैं, पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपना हाथ ऊपर करना है। जब आप एक्शन लेंगे तब ये सब हो सकता है, अदरवाइज दिमाग में चलेगा, गिल्टी फीलिंग आएगी। जब आप 60 70 80 साल के हो जाएंगे, तब लाइफ में हमेशा गिल्टी रहेंगे आप, कि काश उस दिन हाथ ऊपर करता, काश मैं वो करता, काश नहीं करता, पर वो चला गया टाइम। तो टाइम सबके पास है, अपॉर्चुनिटी सबके पास है, बस आप जो है अपने आप को रोक दें। My question might be wrong. दोनों लोगों में कैसा आप हुई प्लेन हुई रही, तो जब कुछ लोग ऐसे बैठ गए क्या, तो देखिए बात के जिन लोग काम पे बात करते हैं रीडिंग, तो ये लोग इतना टाइप नहीं करते, ये रिस्पॉन्ड नहीं रहते, ज्यादा करके कैसा फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वो मैं न्यूट्रल, तो वो सॉरी अपन ये रेस किया है, इसका तो सॉल्यूशन है बुका को, तुम सीखना है इंग्रेडिएंट्स, हाँ भी ये सो पेशेंट वो आपका इनवी यूज जी जी, मैं डेली जो वर्कशॉप या जो मैं कोर्स सिखाता हूँ, मेरा डेली 2 घंटे का ट्रेनिंग रहता है, डेली सुबह का रहता है, जहाँ पर मेरे सामने जेंजी बहुत रहते हैं। ये वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट बहुत लोग को होता है स्टैमरिंग का, मेरे सामने वो लोग रहते हैं। अब मैं नॉर्मली करता क्या हूँ कि मैं नॉर्मली जो भी सिखाता हूँ मैं खुद को सिखाता हूँ, मतलब मेरा माइंडसेट ये बन गया कि मैं अपना ऑडियंस हूँ और मैं उसको वैसे ही सिखा रहा हूँ। तो जब रितेश अपने आप को सिखाएंगे बताएंगे, तो वो ऑडियंस आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते ही है। आप अगर उनको पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करना चाहोगे या आप उनको इम्प्रेस करना चाहोगे, वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी चॉइस है, वो इम्प्रेस होना नहीं होना। जी actually one of the are, let's say there are certain people sitting and they're discussing the how you ready, तो ये जो रिलेटिंग ये रिस्पॉन्ड करते को कौन से बोलते होना सुन जी बहुत कटिश करेंगे, सुनते हैं ने रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, पता जाता है कि नाम में क्या है। It's very hard to read these people and I for या नंबर ये पर ये हम मैं आपको अभी जस्ट एग्जांपल देता हूँ अभी का वर्कशॉप का। मेरे सामने ये जो लोग हैं, इनका एज ग्रुप अलग है और इनका एज ग्रुप अलग है। जब मैं इन चारों को देख रहा हूँ, उनके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं बना, जब मैं उनको सिखा रहा हूँ, स्टिल आई एम एबल टू कनेक्ट विद देम, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि उनको समझ में आ रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? यू कैन जस्ट से देयर नेम इन बिटवीन एंड आप कि आपको समझ में आ रहा है कि कोई डाउट है क्या, या आप सिंपली एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि गर्दन हिलाना मतलब समझ में आए। वो ऐसे करना या स्माइल करना या आपको रिस्पॉन्ड करना, इट्स नॉट कि उनको समझ में आ रहा है। हो सकता है कि उनकी आदत है कि हम ऐसे-ऐसे करते हैं। हमारी आदत बन गई ना ऐसे-ऐसे करने की। इनकी आदत नहीं, इनको कोई कितने सिखाए नहीं है। ये अपने मन के जो है वो क्या बोलते हैं राजा है। हमें बचपन से सिखाया कि भाई बड़ों को सुनना है, रिस्पॉन्ड करना है,
और वो हमारे हैबिट में है शायद, इसलिए वो गर्दन को हिलाना या एक्सप्रेशन को चेक करना, इट्स नॉट लाइक कि उनको समझ में नहीं आ रहा है फिर आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे। बस ये आप क्लैरिटी रखिएगा कि अगर फेस में कुछ एक्सप्रेशन नहीं फिर भी वो शायद समझ रहे हैं। आपका काम है खाली बताना, उनको जो समझ आ रहा है वो समझ लेंगे फिर। बस आपका काम है अच्छा बताना, अपने आप को सुनना और अच्छा ट्राई करना है कि उनको समझ में आना चाहिए। आप बस वही कर सकते हैं। आप पर्सनल लेवल पे जाकर उनको कन्विंस नहीं कर सकते कि आपको समझ में आ रहा है क्या। उनका माइंड का कंसेप्ट, जैसे ऐसे आप उनको समझ सकते हैं। ये मेरे साथ बहुत बार प्रॉब्लम होता है कि जब मैं सिखाता हूँ मेरे सामने 20, 30, 40 लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे देखते हैं, कुछ लोग ऐसे देखते हैं। पर मेरा काम है बोलना। मैं बोलता हूँ और मैं अच्छे से बोलता हूँ। तो जो लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं वो कनेक्ट करते हैं। आप हर पर्सन को चेंज नहीं कर सकते लाइक, ये क्लियर है। नॉट एवरीवन इज योर ऑडियंस, ये क्लियर याद रखिएगा। एवरी पर्सन इज नॉट योर ऑडियंस। अगर आप एंकरिंग करोगे, अगर आप स्टेज पे बात करोगे, आपके सामने 1000 लोग हैं, उसमें से खाली 100-200 आपके रियल ऑडियंस। बाकी के लोग बस आपको देखने के लिए कि आप कैसे बोलते हैं। वो आपके रियल ऑडियंस नहीं है, तो आप सबको कन्विंस मत करो। आपका मैसेज डिलीवरी सबके लिए होती है, पर कन्विंस वही होता है जो ऑलरेडी आप उसको वो खुद को अपना आप ऑडियंस मान लेता है। मेरे सामने आप जितने भी लोग बैठे हो, ट्रस्ट में मैं ये क्लियर बोल देता हूँ आपको, इट माइट बी रूड फॉर यू, पर आप मेरे ऑडियंस नहीं हो, सारे ऑडियंस नहीं है। इसमें से कुछ मेरे ऑडियंस है। अगर उनको मेरा मैसेज क्लियर है तो मेरा आज का वर्कशॉप सही रहा। अगर मैं 100% पूछूंगा कि आपको क्या समझ में आया या अच्छा लगा, आप में से कुछ लोगों ने ठीक है अच्छा था, कुछ लोगों ने अच्छा हो गया, बहुत कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बन गया, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम इज माई परफॉर्म। ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन मेरा प्रॉब्लम नहीं। तो आप जब आगे बढ़ेंगे लाइफ में, कोई एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिएगा कि हर किसी को समझ में आ रहा है। जिस चीज ऐप में तो पूरा ये वर्क हो रहा है वर्चुअल वर्ल्ड में कि मैं कभी रिमोट काम करता हूँ, कभी ऑडियंस 60 लोग रहते हैं, कभी 500 लोग रहते हैं। जब कॉल करे तो सभी लोग वीडियो भी ऑन नहीं करते फिर ना प्रैक्टिस की एक छोटे से स्क्रीन से को देखना। तो बहुत सारे सिटी ऐसे भी होते जहाँ इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होते। मैं अपना डिलीवरी कर देता हूँ, ठीक है, आफ्टर वर्ड्स भी जाता है कि बॉस बहुत सही साहब, वो ये अगर सेजन डिलीवरी के बाद जो इंटरेक्शन होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। बट हाँ, जो अभी बोला आई वुड बहुत पेटेंटली डिलीवर करना पड़ता, यू नॉट गेटिंग एक्नॉलेजमेंट जस्ट कीपिंग यू मोटिवेटेड टू टेस्ट कर रहे हो बोलेगा सबके सामने 20 लोग हैं, नॉट एवरीवन इज अटेंटेड, पर 10 लोग 80 वैसे करे यार। But I think we should, as I said, we हम आप आपका परफॉर्मेंस अच्छा करना है। आपका काम ये नहीं कि दुनिया में कितने लोग चेंज हो रहे हैं आपके कारण। वो चेंज होना उनका चॉइस है। ये आपका फेशियल उस बिलीची में दिल के दिल्ली बस में तो कपूर क्या हो रहा है कि हमारा हम पे ही वाला हाथ कंडीज के ठीक है। नहीं एक्चुअली ये 2 बैच में सामने एक बैच है को की दे रही है उसे, कुछ लोग उसको दे रहे हैं और अभी तो देख शायद दूसरा जी। तो इनको ना इस मिलेनियल्स को हम लोग क्रिएट कर पाता है और हम पता है कि 20 में से कितने बंदे हम लोग कंपनी के आधी पीरियड बना सकेंगे। जो रियली इतना ईजी होता है ना के लिए इस टाइप दैट हार्डली उसमें से 10 सामने बैठा है, यही एक बंदा आगे जाके वो बनेगा, कॉन्फिडेंस आता है उनका। तो क्योंकि वो लोग रिएक्ट ही नहीं कर रहे, react ही नहीं कर रहे। कुछ और सोचे तो नहीं क्या कुछ अब बना और सोच तो दिया नहीं। हमने बिलीनियर्स को ला अटल के कि इसको हैंडल करना समझ नहीं आ रहा, जनरेशन गैप कैसे हैंडल किया जाए ना, वो बस एक टेक्निक समझ नहीं आ सकती है। सो दैट हमारे लिए तो आगे वही सोच से क्या करे तो मैं आपको इसमें मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरे सामने जो लोग बैठते हैं वो 30-40 रहता है, कोई 20 रहता है, 25 रहता है, तो मिक्स रहता है सब कुछ। अब मैं बार बार ये बोलता हूँ कि अगर आपको समझ में सो मी थम्स अप, तो उनको कॉल टू एक्शन आपको देना चाहिए। आपका कॉल टू एक्शन क्या है? जैसे
थम्स अप, ये जस्ट रेज योर हैंड या से जस्ट से हाय एवरीवन। आप उनको कॉल टू एक्शन जब देंगे अपने ऑडियंस को तो आपसे कनेक्ट कर लेता है वो। आप पावरफुल पर्सन है ना सामने। अगर मैं आपको बोलूँगा रेज हैंड, आप रेज हैंड करेंगे। अगर मैंने नहीं बोला तो आप करेंगे क्यों? तो आई एम अ कंट्रोलर इन द मीटिंग। ये माइंडसेट रखिए रितेश आप। और इस अप्रोच से बात कीजिए, यू विल नोटिस कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इवन मैं आपको बताता हूँ, मेरा ट्रेनिंग इतना डिफिकल्ट है मेरे लिए ट्राई करना, क्योंकि एक पर्सन जो बचपन से हकलाता है, स्टैमर करता है, उसका एक्सपीरियंस सबसे खराब है, मुझे उसको 28 डेज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट देना है। अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि मुझे उसका अटेंशन भी लेना है, वो ऑनलाइन मीटिंग है, ऐसे भी नहीं कि सामने देख रहा हूँ उसको। तो मैं इतना अच्छे से बिल्कुल उसको हैंडल करता हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय कॉल टू एक्शन। समझ में आया क्या? रेज़ हैंड, थम्स अप और वो करता है, तो मुझे समझ में आता है कि उसको समझ में। और साम, दाम, दंडभेद का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप एक मैनेजर है, अगर आपके नीचे की टीम काम नहीं कर रही है, तो आपको हर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए क्योंकि आपका काम है काम करवाना। तो यू कैन जस्ट ट्राई विद द कॉल टू एक्शन फर्स्ट एंड देन स्लोली यू कैन मूव विद अदर स्ट्रैटेजी। चिल्लाना नहीं है। अगर आप चिल्लाएँगे तो वो डर के मारे काम करेगा, पर वो आपका सही एम्प्लॉयी नहीं बनेगा। तो आपको उसका साइकोलॉजी समझना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। अभी के लिए बता सकता हूँ कॉल टू एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। और ये फ्रॉम द और ये खड़े हैं देख रहे हैं। इवन अभी मैं उसको एग्जांपल देख सकता हूँ कि अगर आप में से कोई बता सकता है कि वर्कशॉप कैसा रहा, तो दिस साइड विल शेयर लॉट ऑफ थिंग एंड दिस साइड विल शेयर यस, नो, ठीक है, ओके। अब इसमें रितेश प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोसेसिंग के बाद ना हम हैंग हो जाते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, अब रिस्पॉन्ड कैसे करें। तो एज अ स्पीकर आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपने बहुत कुछ बताया, उनको थोड़ा टाइम दीजिए समझने के लिए। उनका हाँ अच्छा लगा ये भी आपके लिए अच्छा फीडबैक हो सकता है। सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच, एक्सपेक्टेशन इज अ प्रॉब्लम। जी, जी। इवन आप स्टेज यहाँ पे आके बता सकते हैं, शायद सबको सुनाई देगा। मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, टेक्निक माउंटी पे कोऑर्डिनेशन लीड करता हूँ मेरी कंपनी। तो ये मेरे से बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि कुछ ये लोग रहते हैं वो इतना मैक्सिमम नहीं रहते नई चीज़ें अडॉप्ट करने में, एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेरा और से मैं प्रेशर को ऑनबोर्ड करता हूँ, मेरा छोटा सा एक रहता है उनके साथ काम करता हूँ। तो वो लोग शुरुआत में टाइम लेते हैं बिल्ड कर वो, बट दे विल ओनली वर्क विथ यू इफ दे आर इंटरेस्ट, दैट्स व्हाट। एंड वन टू वन में दैट्स वेरी गुड एंड माय टीम इज ईथर, बट साहब लोग है और हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं तो वो बड़े बड़े टीम्स नहीं बना पा रहे कंपनी, ओनली बिकॉज इनका एक तो एटीट्यूड इतना है, अप्रोच है। और भाई ये तो बस ये हो लर्निंग मैंने कुछ लोगों को लेट को भी किया, डू इट क्योंकि जब काम करते हैं तो वो थोड़ा सा उनका काम करने का अप्रोच भी अलग रहता है, हमको इतना इम्पोर्टेंस नहीं लगता है या कुछ और भी चीजें रहती है, तो कम्पेटिटिव इश्यूज भी रहता है, दैट इज अनदर पार्ट। बट जो जनजी के साथ काम कर रहे हैं ऑल वेरी फ्रैंक, इतनी वन टू वन। ये तो मैं मेरे बॉस के साथ कभी पता चीजें अगर ऐसा छुट्टी कैसे लूँ या करेंगे कैसे मैनेज करेंगे वो नहीं करते। लेकिन अभी जो वैरायटी में दे डिस्कस एवरीथिंग। एक टीम मेंबर है जो म्यूजिक परफॉर्मर है, वो बोला सर चेन्नई में से ना वो मेरे करियर के लिए यहाँ स्कोप ठीक है। लेकिन मैं अगर मैं पुराने कंपनी में रहता था मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस हॉबीज बताना रहता तो मेरा मैनेजर ज़्यादा टेक्निकल होता है, वो ज़्यादा नहीं हो गया। आपके लिए मेरे पास कुछ है ना, मतलब ऑडियंस के टाइप के रहते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है आशीष का कि आशीष मुझसे कनेक्ट कर रहे थे पर आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए। ये आशीष आप उनकी तरफ देख नहीं रहे, तो ये आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे थे। तो ट्राई करना है कि जब आप स्टेज पर आएँगे तो सभी ऑडियंस को देखना है। मैं उनसे इसलिए एंगेज कर पा रहा हूँ कि मैं बार-बार उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ।
इसलिए वो मुझसे ज़्यादा बात है, तो उनको यहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। पर एज ए पब्लिक स्पीकर आपको सबको देखना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन निकालना चाहिए। अब आपने पूछा ऑडियंस, अब मैं आपको बता थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ ऑडियंस के। ऑडियंस के 3 टाइप होते हैं रितेश, ठीक है? एक होता है विजुअल टाइप का ऑडियंस। विजुअल मतलब कि जो इम्प्रेस होता है विजुअली आपसे। अगर आपकी बॉडी अच्छी है, अगर आप दिखने में स्मार्ट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, आपसे इम्प्रेस होता है। इट्स अ विजुअल। जेन ज़ी मैक्सिमम इसमें जा रही है। इफ यू नोट, इट्स अ विजुअल टाइप ऑफ ऑडियंस, ठीक है? नेक्स्ट होता है ऑडियो ऑडियंस, जो हमेशा सुनने में इंटरेस्ट रखता है। आपकी आवाज़ मीठी है, आप पोलाइटली बात करते हैं, आपका नेचर अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, इट्स अ ऑडियो ऑडियंस। थर्ड इज़ अ काइनेस्थेटिक, जो अभी आशीष ने बात किया काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक वो पर्सन है जो लॉजिकल सोचता है। उसको लगता है कि मेरे काम का इसमें क्या है? अगर आप उसकी काम की बात नहीं करेंगे, तो वो बोर हो जाता है। 3 तरह के ऑडियंस हैं। आपके अंदर तीनों तरह के ऑडियंस हैं। हमारे हर पर्सन के अंदर 3 ऑडियंस है। कौन-कौन से ऑडियंस है? विजुअल ऑडियंस, ऑडियो ऑडियंस एंड काइनेस्थेटिक। आप काइनेस्थेटिक को लॉजिकल भी बोल सकते हो। आप लिख सकते हैं नोटबुक में, ये इंपॉर्टेंट है जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा। तो विजुअल, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक, ऐसे 3 तरह के ऑडियंस हमारे सामने बैठे रहते हैं। हमारे अंदर भी वो 3 रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा हम बिहेवियर में लाते हैं, वो हम बन जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आप कोई भी बाइंग डिसीजन लेते हैं। आप मोबाइल फ़ोन अगर महँगा वाला लेते हैं, या आप अगर कपड़े महँगे लेते हैं क्योंकि आपको वो अच्छे लगेंगे, या लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, या आप हैंडसम लगेंगे, इट्स अ विजुअल डिसीजन यू आर मेकिंग। समझ रहे हैं? तो विजुअल में आ गए फिर आप मैक्सिमम, और जेन ज़ी रितेश विजुअल में बहुत आए। उनके कपड़े देखिए ज़रा, वो ज़रा शो ऑफ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कपड़े कैसे पहने, पर वो ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। यू नोटिस आजकल की जनरेशन ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे विजुअल ज़्यादा है। वो अपना फ़िल्टर लगा सकते हैं, चेहरा अच्छा बना सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं। उनको लाइक्स से मतलब ज़्यादा है। तो ये हो गया विजुअल। ऑडियो कौन होता है? जो सुनना चाहता है, जो पॉडकास्ट बहुत सुनता है, जिसको बातें करना बहुत अच्छा लगता है, जिसको कनेक्शन बनाना बहुत अच्छा लगता है, वो ऑडियो पर्सन में आता है। ऑडियो पर्सन काफ़ी इमोशनल रहता है। ऑडियो पर्सन आपसे जल्दी कनेक्ट भी करता है, क्योंकि वो इमोशनल बहुत है। मैक्सिमम फीमेल ऑडियो में ज़्यादा जाएगी, इमोशनल बहुत है। अगर आप फीमेल से बहुत बात करेंगे, आपसे वो जल्दी कनेक्ट करती है। नाउ देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम हियर विद द फीमेल एक्चुअली। अगर आप फीमेल और मेल में डिफरेंस में और डिटेल में जानना चाहूँगा इसमें। एक है विजुअल, एक हो गया ऑडियो जो सुनना चाहेगा ऑडियो, एक है काइनेसिक जो लॉजिकल है, जो वही सुनता है, जो वही सुनना चाहेगा जो उसके काम का है। अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जैसे मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, और आप मेरे सामने लॉजिकल पर्सन बैठे हैं, जो दिमाग लगा रहा है कि मेरे काम का क्या है, तो इस वर्कशॉप से आप मुझसे इंप्रेस हो गए, क्योंकि मैंने आपको वो बताया जो शायद आपको पहले नहीं पता था। एट्स अ लॉजिकल पर्सन यू गेट इंप्रेस। पर अगर मैं वो नहीं बताऊंगा, और मैं अच्छे से कपड़े पहन के आ रहा हूँ, और मैं मीठी-मीठी बातें कर रहा हूँ, तो मुझसे विजुअल और ऑडियो कनेक्ट कर रहा है, पर काइनेस्थेटिक मिस हो गया। गॉट इट? मोटिवेशन स्पीकर दे आर लाइक अ विजुअल एंड ऑडियो। एजुकेटर दे आर मोर लाइक अ काइनेस्थेटिक पर्सन। वो ज़्यादा कंटेंट पे बात करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ये डिफरेंस है, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है। तो इसे आशीष ने बताया कि मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाते, शायद वो काइनेस्थेटिक पर्सन ज़्यादा है। ये तीनों डिफरेंस समझ में आए? अब हमारे अंदर तीनों ऑडियंस रहते हैं। अब मैं इसके डिटेल में जाता हूँ। हम सबके अंदर 3 तरह के ऑडियंस है, ठीक है इंद्रजीत? आपके अंदर विजुअल भी बैठा है, आपके अंदर ऑडियो भी बैठा है, और आपके अंदर काइनेस्थेटिक भी बैठा है। अब आपके डिसीजन जो है, वो डिपेंड करते हैं कि आपके अंदर का कौन-सा ऑडियंस ज़्यादा आप यूज़ करते हो। जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, तो आपका डिसीजन अगर सबके पास है, मेरे पास आएगा तो स्टेटस बढ़ेगा, इट्स अ विजुअल डिसीजन। अच्छा, मुझे इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं, बस मैं कॉलिंग के लिए यूज़ करूँगा, तो ये लॉजिकल हो गया फिर। तो आपके अंदर कौन-सा ऑडियंस बैठा है, वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है? और ये एज के साथ चेंज होता है। बचपन में हम ज़्यादा विजुअल हैं, सॉरी बचपन में ज़्यादा ऑडियो रहते हैं। फिर हम यंग एज में विजुअल बन जाते हैं। फिर जैसे हमारी शादी होती है, उसके बाद हम थोड़ा-सा लॉजिकल में आ जाते हैं, या फिर ऑडियो के बाद लॉजिकल में जाते हैं। गॉट इट? तो जो लोग मैनेजर लेवल के हैं, वो ज़्यादातर लॉजिकल में सोचेंगे। जेन ज़ी हमेशा विजुअल में सोचेंगे, और इसके बीच में जो आपने कहा मिलेनियम, वो ऑडियो में ज़्यादा जाएँगे। ये बेसिक कंपैरिज़न बन रहा है आपका। अगर मैं इसको और डिवाइड करूँगा मेल और फीमेल में, तो फीमेल इज़ मोर ऑफ अ इमोशनल, फीमेल इज़ मोर लाइक अ ऑडियो, एंड मेल इज़ मोर लाइक अ लॉजिकल। आप तो इसको भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आप किसी फीमेल से बात करते हो, तो फीमेल ज़्यादा बोलना चाहेगी,
और अगर आप मेल से बात करते हैं, मेल ज़्यादा सुनना चाहेगा। फीमेल को अपने इमोशंस को शेयर करना है और मेल को ज़्यादातर नॉलेज देना है कि उसके काम में कुछ आ रहा है। फीमेल हमेशा प्रेजेंट में सोचती है, पास्ट में सोचती है और मेल हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि मेरे लिए मैं कैसे एसआईपी करूँ, मैं म्यूचुअल फंड कौन सा खरीदूँ, मेरा वेल्थ कैसे क्रिएट होगा, ये मेल का कंसेप्ट। और फीमेल का सोचती है कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा है, बात क्यों नहीं करते हैं, ये फीमेल का प्रॉब्लम है। तो ये भी एक आपको समझना चाहिए कि जब आपके सामने मेल और फीमेल बैठते हैं तो ये अलग-अलग कैटेगरी है दोनों। तो जब एंकरिंग करेंगे या जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर हर पर्सन के अंदर तीनों हैं। तो आपके कपड़े भी मैटर करेंगे, एज़ अ पब्लिक स्पीकर जो विजुअल से कनेक्ट करेंगे। आपकी आवाज़, आपकी क्लैरिटी मैटर करेगी क्योंकि वो ऑडियो से कनेक्ट हो रहा है और आपका कंटेंट कि आप कितना अच्छा बोलते हो आपके काइनेस्थेटिक से कनेक्ट कर रहा है। तो एज़ अ पब्लिक स्पीकर आपको तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपको जिम भी जाना चाहिए, आपको वॉइस का भी एक्सरसाइज करना चाहिए और आपको अपने कंटेंट पे काम करना चाहिए। आप प्योरली एक्टर हो स्टेज पर, जिसका लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है और जो कभी रीटेक नहीं ले रहा है। तो ऐसे सोचिए इसको। आप क्लियर है थोड़ा सा ऑडियंस? कॉल्टेशन बच्चों के लिए हमारा गणपति फेस्टिवल है, तो आई वांट यू ऑल कि आप पार्टिसिपेट करो एज एंकर। करेंगे? अथर्व, कुशाग्र, आपका नाम क्या था? समीक्षर आपका नाम? तेरा आपका नाम? पीयू। आई एक्सपेक्ट ऑल द 5 पार्टिसिपेंट हियर कि आप प्लीज इस गणपति फेस्टिवल में एंकरिंग करोगे, जो मैंने सिखाया उसको यूज करोगे, ठीक है? बॉडी पोस्चर को, ब्रीदिंग को, ठीक? तो आज आप अपना नाम दे देना और आपको एक बस 2-5 मिनट बात करनी है स्टेज पर। तो आपने जो सीखा वो आप इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो आप नाम किस पे देना? ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर है फिर? हाउ वाज़ द वर्कशॉप? बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वर्कशॉप तो देखेंगे फ्यूचर में क्योंकि शूटिंग पर डन। You 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 ये बेस लेकिन जिस जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं भी यूट्यूब पे देखता हूँ या पे तो उसमें इंटरेक्शन नहीं होता है। तो आई थिंक सेम कैन बी यू सम हिंदीस तो इट्स यार इट्स अ गिरिडी नो ये सेपरेट है कि ये सेपरेट ये सेपरेट कर दे या जो देखिए, पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा ओशन है, जिसमें से मैंने खाली बकेट निकाल के आपको दिखाया है। बहुत बड़ा ओशन है वो, मतलब हर पॉइंट पे बहुत डिस्कशन हो सकता है। और मैं कहूँगा अगर आपके ऑफ़िस में अगर आपको लगता है कि मेरा प्रेज़ेंटेशन हो वहाँ पे, तो आप मुझे वहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी बात करूँगा। और अगर आपने जैसे कहा कि वीडियो शूटिंग के बारे में, उसके लिए हम बात कर सकते हैं कि हम कैसे करना चाहिए उसको। पर इवन मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ना, ये आपकी जॉब से भी इम्पोर्टेंट है। इट्स लाइक अ साइड बिज़नेस फॉर यू। आप खाली पॉडकास्ट शुरू कर दो, आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। खाली आपको बात करनी है मोबाइल पे या कहीं पर। जो मैं करता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं उससे। जब मैं इसको 7 साल पहले शुरू किया था, 8 साल पहले। अब मेरा मुझे उसको रिटर्न मिल रहा है मुझे। जो आपको रिटर्न किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलता, ये आपको रिटर्न इस इंडस्ट्री में मिलता है, पब्लिक स्पीकिंग के। आपको लोग पैसे देंगे खाली बात करने, बोलने के और आप सुनेंगे। तो बहुत अच्छा स्किल है ये। आई एक्सपेक्ट एवरीवन कि आपने जो सीखा उसको सच में ट्राई कीजिए। आप मुझे 10 साल के बाद थैंक यू बोलेंगे सच में कि आपने तब स्टार्ट किया था और 10 साल के बाद आपका वेल्थ, एनर्जी, फ्रीडम आपको तब मिल गया, फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिल जाएगा। बस आप इस स्किल पे ज़्यादा ध्यान। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।